तो बच्चों फिर से नए क्लास में नई एनर्जी के साथ आप सबका वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज है क्लास 6 और डे चल रहा 27, यानी कुल मिला के बात है कि हम लोग 27 डे पढ़ चुके हैं। और आज है क्लास 6 और इस चैप्टर का आज अंतिम संस्कार होगा और मतलब अलविदा कह दिया जाएगा आज इस क्लास के बाद। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर जो भी अब बचा हुआ है वो करवाया जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगेगा और बस पढ़ो ध्यान से। और विद्युत धारा को उसमें प्रभाव जानेंगे, फ्यूज क्या होता है, बल्ब क्या होता है, बल्ब मतलब एलईडी 110 जो भी बल्ब जलाते हैं वो क्या है, वो कैसे काम करता है, गलनांक क्या है और क्या तापन क्या है, तापक अवयव क्या है, ये सारा चीज़ मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाले। उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास बहुत ही बेहतर लगेगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो मैं समय देता हूँ, वक्त देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलते, काफ़ी समय है स्क्रीनशॉट लेने के लिए इतना। अब चलते विद्युत धारक उसमें प्रभाव का उपयोग। हालांकि विद्युत धारक उसमें प्रभाव मैंने पढ़ा दिया कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है। तो परिपथ में जब विद्युत धारा जाती है तो जो उष्मा निकलती है उसी को बोलते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। यानी जो उष्मा निकलती है विद्युत धारा से, जो उष्मा निकलती है उसी को बोलते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। अब जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का उपयोग, यानी जो उष्मा निकलती है उसको हम उपयोग में ले आते भाई, ठीक है, उपयोग में ले आते। जैसे मैं कहूँ कि आपने कभी ना कभी आयरन इस्त्री किया होगा कपड़ा पे, तो वो जो इस्त्री है वो आयरन है, विद्युत धारा को उसमें प्रभाव पे वो काम कर रही है। विद्युत धारा को उसमें प्रभाव, उसमें लगा हुआ भैया नाइक्रोम का तार अंदर, ठीक है, फ्रेम करके, और आप उसमें डाल रहे हो धारा। जब धारा डाल रहे हो तो नाइक्रोम के तार में होता है भाई ऐसे करना, मतलब धारा को विरोध करना, और वो हीट हो जाता है। और हीट होने के बाद वो मतलब लहरने लगता है। लहरने का मतलब होता है ना कि जब ताप ऐसे फेंकने लगता है, ताप फेंकने लगता है तो वो जो प्लेट लगा होता है प्लेट गर्म हो जाता है और फिर हम आयरन कर पाते। तो वो उसमें धारा, विद्युत धारा को उसमें प्रभाव पे वो वर्क करती है, ठीक है। जैसे में आप कभी कभी हीटर जलाए होगे, खाना बनाने वाला जो हीटर होती है उसको, जो चूल्हा टाइप का आता है ना चीनी मिट्टी वाला, उसको, तो वो क्या कैसे काम करता है, तो उसमें भी नाइक्रोम की तार लगा रहती है। आप लाइन देते हो, वो हीट होती है और वो उसे ऐसे ताप निकलती है, आप उससे खाना पका लेते हो। तो ये है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव के उपयोग। उपयोग का मतलब हम जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे में सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो आपका सोल्डरिंग तार होता है वो पिघलने लगता है और जॉइंट करता है, यानी जोड़ देता है। तो उसको भी उपयोग करते हैं। हीटर का उपयोग करते हैं। सोल्डरिंग रॉड मतलब वही हो गया। इस्त्री यानी आयरन का उपयोग करते हैं। चूल्हा का उपयोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें। एक खाना पकाने वाला होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, ऐसे मतलब बॉक्स टाइप का ना, उसमें अब डाल दो खाना पक जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नाम, अलग अलग प्रकार के नाम है। जैसा डिजाइन उसका ऐसा ऐसा नाम, और जैसा वो काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, मतलब उसका नाम। जैसे भैया आयरन अपना आयरन ऐसे कर रहा है, इस्त्री कर रहा है तो उसको आयरन बोल दिए। सोल्डिंग कर रहा है मतलब जो सोल्डर होता है उसको सोल्डिंग आयरन बोल दिए, ठीक है। उसका डिजाइन, उसका नाम अलग अलग हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो काम हो रही है, फंक्शन जो काम कर रहा है, वो विद्युत धारा उसमें प्रभाव पे चल रहा है, ठीक है। तो ये चलते विद्युत धारा उसमें प्रभाव क्या है मैंने बता दिया, उपयोग। तो उपयोग बहुत सिंपल है, मैंने अभी बताया वही बात है कि ये जो है विद्युत धारा के, ठीक है, सॉरी, ये जो है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। तो वो रहा उपयोग, ठीक है। उपयोग का मतलब हम कैसे उपयोग करते हैं इसका, तो उपयोग करते हैं बिजली का चूल्हा जिसे हीटर बोलते हैं, बिजली के चूल्हा में उपयोग करते हैं। विद्युत इस्त्री जिसको आयरन बोलते हैं उसको उपयोग करते हैं। रूम हीटर के रूप में उपयोग करते हैं। टोस्टर, सोल्डिंग रॉड, ठीक है। ये सब के अंदर क्या होता है, ये सब के अंदर क्या होता है, ये सब के अंदर क्या होता है, विद्युत धारा को उसमें प्रभाव, यानी उष्मा निकलता है, विद्युत धारा जाता है और उष्मा निकलता है, ठीक है। और उसके बाद अपना काम करते हैं। जैसे हो जाता है टोस्टर, या फिर सोल्डिंग रॉड, या फिर एक होता है वाटर हीटर जो होता है ना, मतलब पानी को हीट करने वाला, ठीक है। जैसे ठंडा में क्या करते हैं, एक रॉड रहता है, उसको पानी में डाल देते हैं और लाइन ऑन करते हैं, तो क्या होता है, पानी को गर्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उस रॉड में भाई नाइक्रोम का तार है, नाइक्रोम का तार, और रॉड गर्म हो रहा है, और रॉड आपने डाल दिया पानी में तो रॉड गर्म होगा, और वो तार गर्म हो रहा है, जिससे कारण क्या होता है, जो ठंडा पानी है उसको भी गर्म करते रहे, ठीक है।
तो इस तरीके से बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आया? तो विद्युत धारक उसमें प्रभाव का उपयोग कैसे करते हैं? तो बिजली का चूल्हा में जिसे हीटर बोलते हैं, विद्युत इस्त्री में जिसको आयरन बोलते हैं, रूम हीटर में जो हम ठंडा लगता है तो उसको तापते हैं, टोस्टर में, सोल्डिंग रॉड में विद्युत धारक उसमें प्रभाव का ही उपयोग होता है। समझ में आया बात? अब देखना, अब क्या होता है कि आप जिसे जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि जैसे आप ले ले, ठीक है, क्या ले ले, हाँ विद्युत चूल्हा ले ले, ठीक है। विद्युत चूल्हा का मतलब बिजली वाला जो चूल्हा होता है वो। बिजली वाला चूल्हा कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं चूल्हा बना रहा हूँ, ऐसा होता है चीनी मिट्टी का, और ये गोल होता है, ठीक है, ताकि इस पे हम रख पाते गोल। और इसके अंदर पता है क्या होता है? ऐसे 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 करके या फिर ऐसे ऐसे करके क्या होता है आपका, नाइक्रोम का तार लपटा रहता है। क्या करता है? नाइक्रोम का तार लपटा रहता है। यानी अगर मैं बढ़िया से बनाऊं, कहाँ गया तो वो मिटाने वाला, जैसे मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई। अब देखो थोड़ा सा मैं चूल्हा बनाता हूँ। चूल्हा ना बनाकर क्या बनाए, चलो हीटर, चलो चूल्हा ही बनाते हैं। मैंने बनाया है, देखो चूल्हा, ठीक है। ये आता है आपका चीनी मिट्टी का ऐसा चूल्हा हो गया, ठीक है। गलत बनेगा कोई बात नहीं, बस हम सबको समझना है, ठीक है। ये आपका भाई चूल्हा होता है, मुंह ऊपर रखा हुआ, ठीक है। ये जो चूल्हा होता है ना, इस चूल्हा के अंदर आपका ऐसे रहता है। कैसे रहेगा? हाँ, जैसे यहाँ से आएगा, ऐसे रहता है, ऐसे इधर तार निकल गया, इधर तार निकल गया। अब क्या होगा कि इसमें सप्लाई दोगे, ठीक है, इसमें से क्या दोगे, लाइन दोगे। लाइन दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो तार लगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हीट होने के कारण क्या होगा कि आपका ये चीनी मिट्टी वाला है, क्या होगा, चीनी मिट्टी आपका हीट को रोक ले रहेगा ताकि बाहर ना जाए हीट, और उस चीनी मिट्टी पर हम रख देते हैं अपना बर्तन जो भी है, वो गर्म होने लगता है। तो मैं ये क्या क्यों पा रहा, और इसको समझने के लिए मैं ये भी बता दें कि विद्युत धारक उसमें प्रभाव ऐसे एक का उपयोग है, ठीक है। ये आपने चूल्हा पर दिया, चूल्हा के अंदर आपका ये जो लगा हुआ है नाइक्रोम का तार ऐसे रहता है, इसमें लाइन दोगे, अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी विद्युत धारक उसमें प्रभाव का उपयोग का मतलब होता है कि जो विद्युत धारा दे, और कोई ऐसा चालक पदार्थ जिससे क्या हो, उष्मा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उष्मा निकले मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी निकले, और उस गर्मी से हम खाना बना सके या फिर कोई काम कर सके, ठीक है, उसी को बोलते विद्युत धारक उसमें प्रभाव, ठीक है, कि उपयोग। मैंने उपयोग में कर लिया, ठीक है। तो इससे इतना गर्मी निकलेगा, इतना उष्मा निकलेगा कि खाना को पका देगा, ठीक है। या फिर आयरन इसी प्रकार होता है, आयरन में भी ऐसे रहता है आपका नाइक्रोम का तार ऐसे, और वो गर्म होता है, और वो उसका फिर प्लेट रहता है नीचे, और प्लेट गर्म हो जाता है, प्लेट से फिर वो हम क्या करते, इस्त्री करते। तो मैं ये क्यों पा रहा, अब देखना ध्यान से। तापन अवयव मैंने लिखा है, क्या लिखा है, तापन अवयव। इसमें देखिएगा कि तापन अवयव का मतलब क्या होता है, तापन अवयव, ठीक है। इन युक्तियों या उपस्करों में, ठीक है, उपस्करों के या फिर में, उपस्करों मतलब उपकरण में, युक्ति मतलब कोई चीज़ या फिर उपकरण में, ठीक है। इन युक्तियों या फिर उपकरणों के जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे तापन अवयव कहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ इसमें क्या क्या है, आपका नाइक्रोम का तार भी, और एक चीनी मिट्टी है ना, चीनी मिट्टी का चूल्हा, समझ में आ रहा ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ चीनी मिट्टी तापन अवयव है कि नाइक्रोम का तार? चीनी मिट्टी का फ्रेम बना हुआ है ना, चूल्हा का फ्रेम बना हुआ है, ठीक है, डिजाइन बना हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं कि चीनी मिट्टी का जो फ्रेम है वो तापन अवयव है, या फिर जो आपका ये नाइक्रोम है वो तापन अवयव है? नाइक्रोम। क्यों? तो क्या पे लिखा हुआ है,
इन युक्तियों या फिर उपकरणों में, यानी इन युक्तियों या फिर उपकरणों में, ये पूरा चीज़ में, यानी क्या बोलते हैं, ये चूल्हा में, चूल्हा का मतलब चीनी मिट्टी भी और नाइक्रोम के तार, तो चूल्हा बन गया। तो इस चूल्हा में जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, बताओ इस चूल्हा में प्रवाहित होगा कि चूल्हा के नाइक्रोमा तरवा में प्रवाहित होगा कि नहीं होगा? तो जिस भाग में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और फिर ऊष्मा निकलती है, उसी चीज को तापन अवयव कहते हैं, तापन अवयव। तो बताओ चूल्हा गर्म होगा या फिर तार गर्म होगा? तार में विद्युत धारा प्रवाहित करे कि चूल्हा में? तार में। तो तार क्या हो गया? तापन अवयव हो गया ना, तापन अवयव हो गया। जैसे मैं कहूँ कि आप इस्त्री करते हो आयरन से, क्या करते हो? आयरन से। तो आयरन में क्या रहता है? बहुत सारी चीज़ रहता है, तार लगा रहता है, उसमें प्लास्टिक भी रहता है, नीचे ये रहता है, क्या बोलते हैं, प्लेट लगा होता है जो लोहा वाला। तो क्या बताओ किस में हम लाइन देते हैं? लाइन किस में देते हैं? उसमें एक और चीज़ लगा हुआ, नाइक्रोम का तार। क्या लगा हुआ है? नाइक्रोम का तार। आपका आयरन तो फ्रेम हो गया ना, आपका आयरन तो आकार हो गया, बहुत सारे डिजाइन अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो हम विद्युत धारा किस में प्रवाहित करते हैं? तो आयरन के अंदर क्या लगा हुआ? नाइक्रोम का तार जो लगा हुआ है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वो गर्म होता है। तो उस आयरन के लिए तापन अवयव कौन हो गया? उसका नाइक्रोम का तार। समझ में आ रहा है ना? तापन अवयव, बात समझ में आ रहा है? तापन अवयव हो गया, इसी को बोलते हैं तापन अवयव। जैसे सोल्डिंग आयरन हो गया, तो सोल्डिंग आयरन जो होता है वो बाहर बाहर फ्रेम होता है आपका, ये लोहा लगा रहता है, या फिर बोल सकते हैं कॉपर का रहता है, कॉपर या फिर एल्युमिनियम का रहता है। तो उसके अंदर भैया जो नाइक्रोम का तार डाला हुआ है, जो हीट हो रहा है, जो गर्म हो रहा है, वो है आपका तापन अवयव। समझ में आ रहा है? जो गर्म हो रहा है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जा रही है और ऊष्मा निकल रही है, वो है तापन अवयव। तापन अवयव जो तपता है, अवयव का मतलब वस्तु, कोई चीज, कोई पदार्थ जो तपता है। तो तपता कौन रहा है? ये ना नाइक्रोम का तार ना, कि चीनी मिट्टी तप रहा है? नाइक्रोम का तार। तो क्या होगा? तापन अवयव। तो इन युक्तियों में या उपकरणों में, कौन युक्तियों उपकरणों में जो लिखे थे, हीटर, विद्युत इस्त्री, रूम हीटर या फिर सोल्डिंग आयरन, ये सब क्या है? युक्ति, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है। और इसमें जो इसके जिस भाग में, जैसे आयरन हो गया, आयरन के जिस भाग में विद्युत धारा जाएगा, तो किस में? नाइक्रोम के तार में। आपका जो खाना बनाने वाला हीटर है, उसमें जो विद्युत धारा जाएगा, किस में जाएगा? उसमें लगा हुआ नाइक्रोम में, उसमें जाएगा ना। तो उसी को बोलते हैं तापन अवयव। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं। अब जो तापन अवयव है, जैसे मैं कहूँ कि, सॉरी पानी थोड़ा सा, तो ठीक है, मैं कहूँ कि तापन अवयव है, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ। देखिए मैं कहूँ तो तापन अवयव था, ठीक है, जो तो हीट हो रहा था, गर्म हो रहा था। क्या तापन अवयव कुछ से भी बना दोगे? किसी चीज़ को बना दोगे? नहीं। जैसे तापन अवयव में नाइक्रोम का तार होता है, तो नाइक्रोम का तार तो है, लेकिन कौन सा तार है? नाइक्रोम का। याद रखिएगा, तार नॉर्मल तार नहीं है, वो नाइक्रोम का तार है। उसका गलनांक बहुत हाई होता है, ताकि जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, जब उसमें ज़्यादा ऊष्मा निकले, एनर्जी हो, तो उसमें गर्मी आए, तो गले नहीं, गले का मतलब टूट ना जाए, तो इसलिए उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, प्रतिरोधकता बहुत अधिक होगा। तो तापन अवयव जो है, आपका जो तार है, वो उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ताकि खराब ना हो जाए, ना टूट जाए। टूट जाएगा तो खराब हो जाएगा ना। टूटे जल्दी ना, गले जल्दी ना, खराब जल्दी ना हो, और ज़्यादा ऊष्मा भी दे, ज़्यादा आपका गर्मी भी दे। ठीक है, जितना ही अच्छा गर्मी देगा उतना ही बढ़िया ऐसे आपका नाइक्रोम का तार है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए कुछ गुण होता है, कुछ चीज़ें होती है जो पढ़ना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तापन अवयव निम्नलिखित पदार्थों से बना होता है। तापन अवयव, तापन अवयव कौन? जो तप रहा है, जो तप रहा है, जैसे हो गया नाइक्रोम का तार, टंगस्टन जो बॉल में होता है ना, बढ़ता है ना, 110 बॉलों में देखना, वो लाल के चमकता है, वो क्या हो गया? तापन अवयव हो गया। समझ में आ रहा है ना? आपके घर में हीटर होगा, तो हीटरवा में देखना, हीटरवा में ऐसे ऐसे रड लगा रहता है, रडवा में ऐसे ऐसे रहेगा, गोल गोल घुमावल, और वही गर्म होगा, वो क्या है? तापन अवयव, वही नाइक्रोम का तार है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन बॉल में आपका रहता क्या? टंगस्टन। लिखा है ना टंगस्टन, लिखवाए होंगे एक फिगर में, टंगस्टन में कुछ 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 मिश्रण रहता है। किन किन धातु से आपका
मिल के बनता है। तो तापन अवयव निम्नलिखित पदार्थों से बने होते हैं। तापन अवयव निम्नलिखित पदार्थों से बने होते हैं। निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन? पहला होता है प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो, ठीक है। पहला क्या है? प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो। प्रतिरोधकता मैंने पढ़ा दिया है। प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता का मतलब वो भी एक गुण है जो क्या करता है, विद्युत धारा को कितना रोकता है वो बताता है। क्या करता है? वो बताता है। यानी विद्युत धारा को रोके, क्या करे? बहुत ज़्यादा रोके। ज़्यादा रोकेगा तभी तो गर्मी होगा, ज़्यादा रोकेगा तभी तो वो जलन होगा, जलन महसूस करेगा और ज़्यादा तप्त पाएगा, यानी ज़्यादा ऐसे गर्म हो पाएगा, चमकेगा ज़्यादा, ठीक है। तो प्रतिरोधकता बहुत अधिक होना चाहिए, तभी ज़्यादा गर्मी निकाल पाएगा, ज़्यादा ऊष्मा निकाल पाएगा। जितना ही अधिक होगा उतना ही आपका ऊष्मा निकाल पाएगा और उतना ही आपका पावर खत्म होगा, उतना ही पावर कंज्यूम करेगा, यानी आपका उतना ही बिजली खत्म होगा। जितना हाई पावर का होगा प्रतिरोधकता, जितना ज़्यादा हाई पावर का प्रतिरोध उसमें आएगा उतना ही आपका ज़्यादा बिजली खत्म होगा, समझ आ रहा है, और उतना ही बढ़िया होगा, समझ आ रहा है। उसके बाद तो प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो, क्यों अधिक हो चलिए जानते हैं। प्रतिरोधकता जो है अधिक होना चाहिए, क्यों अधिक होना चाहिए जानते हैं। इसमें साधारणतः लंबाई एवं मोटाई वाले तार का, हम बताए थे कि लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध भी बढ़ता है और मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध और मोटाई होने पर प्रतिरोध घटता है। तो पूरे इसमें साधारण का मतलब नॉर्मल, आपका कुछों में जो होता है जैसे हीटर हो गया, ये अपने कितना बड़ा तार रहता है, ज़्यादा तार नहीं रहता, उसको खींच के लंबा करोगे तो एक हाथ रहेगा इतना, उसी उसी को गोल गोल घुमाए रहता है। तो साधारण का मतलब लंबाई भी कम होना चाहिए, मोटाई भी ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। वाले तार का प्रतिरोध अधिक हो ताकि हम कम धारा प्रवाहित होने पर भी अधिक ऊष्मा प्राप्त उत्पन्न कर सके। जैसे आप समझना, प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध अधिक क्यों होना चाहिए? इसलिए अधिक होना चाहिए कि जैसे मैंने बताया था कि प्रतिरोध जो है लंबाई बढ़ने पे क्या हो, प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई बढ़ने पे बढ़ता है और मोटाई बढ़ने पे घटता है, ठीक है। तो आप उसमें किसी उपकरण में आप तो 10 मीटर 20 मीटर का आप तो नाइक्रोम का तार नहीं लगाओगे, ठीक है। उतना लगाओगे तो उतना उसके लिए उतना पावर चाहिए, उतना शक्ति चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि छोटा यानी कम लंबा वाला और नॉर्मल मोटा वाला लेते हैं तार, समझ में आ रहा है। नॉर्मल मोटा वाला तार लेते हैं, नॉर्मल का मतलब ज़्यादा नहीं, वो आपका में न पाता है, ठीक है, और उसको लपेटते हैं। तो लंबाई भी कम होना चाहिए और मोटाई भी ठीक ठाक होना चाहिए। तो उतना लेने के लिए आपको उसमें प्रतिरोधकता अधिक होगा तभी तो, समझ में रहा ना। अब लंबाई भी कम गया और मोटाई भी कमल है, ठीक है, तो उसके लिए उसमें क्या होना चाहिए, प्रतिरोधकता अधिक कर दो, इसलिए ताकि उसमें जब कम धारा प्रवाहित हो तो ज़्यादा क्या हो, ऊष्मा निकाले। कम धारा प्रवाहित होने पर क्या हो, ज़्यादा ऊष्मा निकाले, इसलिए प्रतिरोधकता अधिक होना चाहिए। आपका जो तापन अवयव जो होता है, जो गर्म होती है तार, जो गर्म हो रही है, जैसे नाइक्रोम का तार, मान लीजिए कि नाइक्रोम का तार है, उसका प्रतिरोधकता अधिक क्यों होना चाहिए? इसलिए अधिक होना चाहिए कि जब उसकी भाई लंबाई भी फिक्स है, मोटाई भी फिक्स है, ठीक है। अब बात आती है कि लंबाई भी फिक्स है, नॉर्मल है, और मोटाई भी नॉर्मल है, तो बात आती है कि भाई वो प्रतिरोध कैसे कर पाएगा, इसलिए उसमें ज़्यादा मिश्रण कर देते हैं, यानी उसका प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा मतलब आपका मतलब मिश्रण करते हैं, आपका धातु ऐसे ऐसे मतलब इतना मतलब ऐसे परसेंट पे मिलाते हैं ताकि उसका प्रतिरोध क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, समझ रहे हैं, उसका प्रतिरोध क्या हो जाए, ज़्यादा, इसलिए हो जाए ताकि उसमें कम धारा यानी नॉर्मल धारा यानी वोल्टेज कम रहने पर भी आपका एनर्जी यानी एनर्जी का मतलब हुआ ऊष्मा अधिक थी, समझ रहे हो, ऊष्मा क्या हो, अधिक थी, समझ में रहना, ताकि कम विद्युत धारा रहने पर भी खाना पक जाए, इस्त्री बढ़िया से हो जाए, सोल्डिंग आयरन भी बढ़िया से हो जाए, इसलिए क्या करते कि उसमें प्रतिरोध ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, ताकि कम विद्युत रहने पर भी ज़्यादा ऊष्मा दे, समझ में रहे, क्योंकि उसका लंबाई और मोटाई फिक्स है भाई, समझ रहे, लंबाई नहीं बढ़ा सकते हो ना मोटाई बढ़ा सकते हो, ठीक है। लंबाई बढ़ने पर क्या होगा, आपका विद्युत प्रतिरोधकता भी क्या बढ़ेगा, और जितना ही बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, आपका ऊष्मा निकलेगा, जितना ही प्रतिरोध उसमें निकले होगा उतना ही आपका ऊष्मा निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो आप उसको प्रतिरोध करने के लिए नहीं कि 10 मीटर कर दोगे, नहीं करोगे, 10 मीटर अगर करोगे उसके लिए उतना व्यवस्था करना पड़ेगा, उतना बड़ा सामान लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इसलिए
हम जैसे आपका घर में हीटर कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा थोड़ी होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा या फिर तो इतने बड़े के अनुसार आपको नाइक्रोम का तार लेना पड़ेगा, ताकि उसमें जब लपटे रॉड में तब वो रॉड उतना बड़ा सामान में फिट बैठ जाए। तो उसमें बताओ उस रॉड में कितना कितना मीटर आप तार लगा सकते हो, बहुत कम। तो तार कम लगाओगे तो उसका प्रतिरोधकता अधिक कर दो, अगर तार लंबा कर रहे हो तो प्रतिरोधकता कम कर दो। तो तार कम है तो एक ऑप्शन बचता है कि उसकी प्रतिरोधकता क्या कर दो, अधिक कर दो। समझ में आ रहा ना, क्यों करने के लिए बोल रहा है, ताकि उसमें कम धारा प्रवाहित भी हो तो अच्छा खासा आपका ऊष्मा निकाले। ठीक है, तो तापन अवयव का पहला क्या होना चाहिए, प्रतिरोधकता बहुत अधिक होना चाहिए। ठीक है, ताकि ऊष्मा बढ़िया से निकाल पाए कम धारा रहने पर भी। उसके बाद सेकंड में आता है गलनांक अत्यधिक उच्च हो। गलनांक अत्यधिक, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए। गलनांक मतलब बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हाई होना चाहिए कि तब जब वो तापन अवयव गर्म हो और जब वो क्या करे, ऊष्मा निकाले, तब टूट के बिखर न जाए। समझ में आ रहा ना, ये नहीं कि टूट जाए। तो जब तापन अवयव ज़्यादा रहेगा तो नहीं टूटेगा, सह लेगा उतना। समझ में आ रहा ना, तापन अवयव ज़्यादा रहेगा तो सह लेगा, नहीं टूटने देगा। इसलिए गलनांक अत्यधिक उच्च होना चाहिए, ताकि जब उसमें धारा प्रवाहित हो और जब वो हीट होने शुरू हो जाए, हीट होना शुरू होने लगे या फिर हो जाए और वो ज़्यादा ऊष्मा निकालने लगे, तो ऊष्मा निकालने के दरमियान वो ज़्यादा टूट ना जाए, मतलब कहीं से टूट फ्रैक्चर ना हो जाए, मतलब टूट जाएगा तो सब खत्म। ठीक है, फिर नया फिर तार लगा के उसमें बिंधना पड़ेगा। चलिए, तो आप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कि गलनांक अधिक होना चाहिए, इसमें प्रबल धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा से तापन अवयव पिघले नहीं। पिघले नहीं यानी टूट ना जाए। समझ रहे, पिघले का मतलब हुआ पिघल ना जाए ना टूट जाए, इसलिए उसका गलनांक अधिक होना चाहिए। क्योंकि जब इसमें प्रबल, प्रबल धारा का मतलब बहुत तेज़ धारा है, तेज़ धारा का है मतलब आपका वोल्टेज 220 वोल्टेज जब बढ़िया से आने लगे। ठीक है, जब बढ़िया से आने लगे, जैसे मान लें 150 वोल्टेज आ रहा है, तो कम तपेगा, कम तपेगा मतलब कम ऊष्मा निकालेगा। और 220 वोल्टेज हम बढ़िया से आने लगे तो ज़्यादा तपेगा, और ज़्यादा तपेगा तो एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, एनर्जी मतलब ऊष्मा, आपका ये जो ऊष्मा निकलने लगेगा ज़्यादा। ठीक है, बार बार एनर्जी बोला जा रहा है, तो ऊष्मा बहुत तेज़ी से निकलेगा। तो तेज़ी से निकलेगा तो गर्म हो जाएगा सब कुछ, तड़वा गर्म हो जाएगा, सबसे ज़्यादा तड़वा गर्म होगा। ठीक है, तो तड़वा गर्म होकर पिघल ना जाए या फिर टूट ना जाए, इसलिए गलनांक को अधिक कर देते हैं कि चाहे तुम मतलब ऐसे गर्म होते रहो, टूटवे नहीं करेगा। समझ में रहा ना। जब बहुत ज़्यादा एक भाई विद्युत ज़्यादा आ गया, जैसे हमारे 440 हो गया, 440 का मतलब 440 का मतलब 440 का मतलब कहीं पे शॉर्ट हो गया, कहीं पे एक फेस और एक और फेस दोनों शॉर्ट कर गया। क्या कर गया, शॉर्ट कर गया। शॉर्ट कर गया तो क्या होगा, आपके घर में विद्युत धारा बहुत हाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220 वोल्टेज से, और एक फेसवा में एक और 220 वोल्टेज है। समझ में आ रहा है ना, एक फेस में 220 वोल्टेज है और एक फेस में एक और 220 वोल्टेज है, और दोनों आपके फेस दोनों एक दूसरे में टकरा गया, तो कुछ समय के लिए आपका क्या हो जाएगा, आपका विद्युत धारा 440 वोल्टेज हो जाएगा कुछ समय के लिए। समझ में, हो सके ट्रांसफार्मर फ्यूज उड़ा दे, फ्यूज मजबूत है तो अगर आपके घर में कुछ लगल होगा तो उड़ा देगा। काहे कि 220 वोल्ट पे चलते हैं और उसमें आ गया 440 वोल्टेज, ज़्यादा हो गया ना, तो सब पंखा तंखा जो भी लगा वो सब उड़ जाएगा, आपका चलते रहेगा ये हीटर उटर सब उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 220 वोल्टेज 250 वोल्टेज तक तो बनले है, उसमें आप 400 पहुंचा दोगे तो ख़राब हो ही जाएगा। क्योंकि इतना वो एनर्जी निकाल पाएगा, इतने हीट होगा, वो इतना ताप निकालेगा, क्योंकि अपना गलनांक को खो देगा। ठीक है, गलनांक क्या करेगा, खो देगा और टूट जाएगा। समझ आ रहा है ना ये चीज़, इसलिए गलनांक को अधिक रख दे, ताकि आपका जो नॉर्मल जो आपका वोल्टेज होता है उतना पर आपका सह सके, आसानी से चल सके। ठीक है, चलिए आप सबको समझ में आया होगा। फिर आगे थोड़ा बहुत इसमें पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अधिकांश तापन अवयव जो गर्म होता है, ठीक है, बताया ना, तापन अवयव, अवयव मतलब कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई चालक पदार्थ। ठीक है, अधिकांश तापन अवयव में नाइक्रोम का तार उपयोग होता है।
अधिक में हर चीज़ में नाइक्रोम का तार होता है। हीटर में नाइक्रोम का तार, क्या बोलते हैं, सोल्डिंग आयरन में नाइक्रोम का तार, फिर ये है क्या बोलते हैं आपका गर्म पानी करने वाला नाइक्रोम का तार, उसमें नाइक्रोम का तार, आपका खाना बनाने वाला चूल्हा में नाइक्रोम का तार, आप ये करते हो ना ऐसे, इस्त्री करते हो, इस्त्री मतलब आयरन करते हो, उसमें नाइक्रोम का तार। अधिकतर में किसका उपयोग होता है? नाइक्रोम का तार का उपयोग होता है। नाइक्रोम का तार जो निकेल कितना होता है 60%, ठीक है, क्रोमियम 12% होता है, मैग्नीज 2% होता है, तथा लोहा 26% मिलकर बना होता है। कौन? नाइक्रोम का तार। इसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक भी अधिक होती है। किसकी? नाइक्रोम की। प्रतिरोधकता बता दिए ना क्या? इसलिए अधिक होती है ताकि कम धारा रहने पर भी ऊष्मा निकाल सके, समझ में आ रहा है ना। और गलनांक इसलिए अधिक होता है कि जब जब ये गर्म हो तो गर्म होकर टूट ना जाए, इसलिए गलनांक को अधिक कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो ये था। अब आता है यहाँ पे क्या देखोगे, अब आता है विद्युत तापक, ठीक है, विद्युत तापक। ये था तापन और ये है विद्युत तापक, ठीक है, विद्युत तापक। मैं कहूँ कि चूल्हा क्या है? विद्युत तापक है, समझ में रहा ना। लेकिन बोलेंगे चूल्हा में विद्युत तापन कौन है? तापन अवयव मतलब विद्युत तापन अवयव, अवयव मतलब वही हुआ कि विद्युत तापन अवयव कौन है चूल्हा में? तारवा है तापन अवयव, लेकिन तापक विद्युत तापक कौन हो गया? चूल्हे हो गया पूरा। चूल्हा हो गया, आयरन हो गया, विद्युत तापक। विद्युत तापक का मतलब जब विद्युत जाने पर काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा विद्युत तापक। चूल्हा हो गया विद्युत तापक, आयरन हो गया विद्युत तापक, आपका रॉड हो गया विद्युत तापक। समझ में आ रहा है ना? पूरा रॉड, रॉड पूरा बोलेंगे। सोल्डिंग आयरन बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना। लेकिन पूछेगा कि सोल्डिंग आयरन बताओ विद्युत तापक है या विद्युत तापन? बोलो। विद्युत तापक है, लेकिन उसके अंदर जो आपका नाइक्रोम का तार लगा वो विद्युत तापन है। समझ में आ रहा है ना ये चीज़? बात समझ में आ रहा है? बस इतना ही अंतर है। विद्युत तापक क्या हो गया? जो वस्तु हो गया, ठीक है, लेकिन जो वस्तु में जो जो चल रहा है वो हो गया तापन हो गया। समझ में आ रहा है ना ये चीज़? यही तुमसे पूछे थे ये चीज़। तो विद्युत तापन क्या हो गया? जो विद्युत तापन, तापक नहीं, तापन जो जलता है, चलता है, जिसमें लाइन जाती है। और तापक जो पूरे फ्रेम को कहते हैं। ये पूरा फ्रेम हो गया यानी चूल्हा का पूरा, ठीक है। चूल्हा मतलब इसमें तलवा लग लोकरो, समझ में आ रहा है ना। उसमें सब आ गया, चूल्हा में सब आ गया, चूल्हा मिट्टी सब मतलब जो भी है सब कुछ आ गया। उसको बोलते तापक, विद्युत तापक। विद्युत तापक का मतलब विद्युत लगाने पर, मतलब विद्युत में लगाने पर, प्लग खोसने पे वो काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे हीटर हो गया, विद्युत हीटर, ठीक है। विद्युत केतली, केतली समझ में आता है ना, जो चाय बनता है या फिर पानी गर्म होता है, ठीक है, वो चीज़। आयरन हो गया, ये चीज़, ये सब क्या है? विद्युत तापक। ये कैसे काम करती है? ये कैसे काम करती है? चलिए जानते हैं। अरे नहीं, कैसे जानते हो कैसे काम करती है? विद्युत हीटर में रहता है नाइक्रोम के तार लगल, और नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो ऊष्मा को क्या करती है? विद्युत धारा को विरोध करती है। अब विरोध करने के कारण क्या होती है? वो गर्म हो जाती है, यानी ऊष्मा निकालने लगती है, और ऊष्मा निकालने लगती है तो हीटर बन जाता है। समझ में रहा ना। विद्युत केतली भी वही है, पानी को गर्म कर देता है। उसके बाद आयरन भी वही है, आयरन ऐसे गर्म करके सोल्डिंग करने लगता है। तो चलिए जानते हैं इसको। चलिए, विद्युत तापक होता यह कि विद्युत तापकों में नाइक्रोम के तार की कुंडली होती है। क्या होती है? नाइक्रोम के तार की कुंडली। कुंडली का मतलब समझ आता है ना। देखो, देखो अब तुमको हीटर बना के दिखाते हैं। आपके घर में हीटर होगा, कौन वाला हीटर है? पंखा वाला? अंदर से हवा निकलता जे? अच्छा, ठीक है। वही हीटर है। देखो ना, ये पता चलेगा कैसे रहता है। ये स्टैंड वाला हीटर है, ठीक है।
स्टैंड वाला हीटर है और यहाँ पे आपका रहता है ऐसे, स्टैंड वाला हीटर देखे हो, दो गो रड लगा रहता है, बताते कुंडली क्या होता है जी, तो वो समझाते हैं। और यहाँ से ये वाला जुड़ा रहता है, इसका ऐसे जुड़ा रहता है, इसे इसे, ठीक है। ये कुंडली जो है आपका, हम बड़ा हीटर बना रहे हैं, ठीक है, हीटर स्टैंड वाला हीटर, ठीक है, जो अल्मुनियम वाला आता है, ठीक है। ये जो है, ये जो रहेगा आपका चीनी मिट्टी का, क्या रहेगा, चीनी मिट्टी का। और चीनी मिट्टी के ऊपर तड़ावाई से लपेटा रहेगा, समझ में आ रहा है ना। बात समझ में आ रही है। देखो इधर, देखो ये रहेगा जुड़ा यहाँ पर से, जुड़ा रहेगा, ये दोनों में लाइन दे देते हैं, ठीक है। एक और रहेगा, बढ़िया से रहता है, समझ लो कैसी है। ये ग्राम जुड़ल है, ग्राम, समझ में आ रहा है। तो बताओ कुंडली कौन है, कुंडली ये हो गया पूरा, क्या हो गया, कुंडली ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। एक कुंडली और दो कुंडली, इसका कैसू रहेगा, ऐसे ऐसे कैसू रह सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक कुंडली हो गया। जैसे आप जो आपका हीटर होता है खाना बनाने वाला, तो आपका नीचे ऐसे रहता है, ऐसे प्लेट, समझ में आ रहा है, प्लेट रहेगा, और प्लेट मतलब आपका चीनी मिट्टी का रहेगा, ठीक है, चीनी मिट्टी का रहेगा। और यहाँ से ऐसे 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 रहेगा, ठीक है। और ये आपका रहेगा इस तरीके से। और चूल्हा चलो बना ही देते, तुम देख लेना। बढ़िया से पैसा नहीं पड़ा, ऐसे करके रहता है, ठीक है। और नीचे आपका इस तरीके से रहता है, मतलब ऊपर ऐसे कर दोगे ना, ऐसे मोड़ दोगे तो ठीक सही से खड़ा हो जाएगा। और ऊपर से कुछ रख देते हैं, समझ में आ रहा है ना, और नीचे से लाइन दे देते हैं, और ये धा मारने लगता है तो सब कुछ पकने लगता है। तो ये जो क्या हो गया, जो तार जहाँ पे लपटा हुआ है, क्या हो गया, कुंडली हो गया। तारवा जो नाइक्रोमा का तार जहाँ पे लटका हुआ है, वो क्या बन गया, कुंडली बन गया, समझ में आ रहा है ना। तो उसी को बोलते हैं कुंडली। जहाँ जिस पे नाइक्रोम का तार, अगर नाइक्रोम का तार हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, कॉपर का तार लपेट दो, या फिर भाई क्या बोलते हैं, कॉपर हो गया, या फिर अब एक और होता है ना, जैसे एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम होता है, हाँ एल्युमिनियम का तार ऐसे लपेट दो। तो जो तार लपेट दिए और जो काम करने लगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कुंडली, क्या बोलते हैं, कुंडली। ये कुंडली जो है, इसको पढ़ने के लिए अगला चैप्टर में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन बट इतना समझ लो कि नाइक्रोम का तार जिस चीज़ पे, पदार्थ पे लपटा हुआ, वो क्या बन गया, नाइक्रोम, और वो चीज़ एक प्रकार का कुंडली बन गया, समझ में आ रहा है ना ये चीज़। तो यहाँ पे देखना, तो कहाँ पे थे, हाँ, विद्युत तापक जो है, विद्युत तापकों में नाइक्रोम के तार की कुंडली, नाइक्रोम की तार की क्या होती है, जैसे एक कुंडली बन गया ना, कुंडली। विद्युतरोधी पदार्थ, विद्युतरोधी पदार्थ कौन हो गया, जिस पे लपटा हुआ है, विद्युत रोधी पदार्थ, यानी चीनी मिट्टी क्या हो गया, विद्युत रोधी पदार्थ, और उस पर लपटा है, समझ में रहा ना। जैसे लिखा हुआ चीनी मिट्टी, अभ्रक आदि, उस पर क्या रहेगा आपका, नाइक्रोम का तार लपटा रहेगा, समझ में रहा ना। के आधार पर देखो यहाँ पे, विद्युत तापकों में नाइक्रोम के तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पर फैली रहती है। आधार पर मतलब इस पे ऐसे देखो, ऐसे क्या है, फैली है, समझ में आ रहा ना, ध्यान देना, फैली रहती है। कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है, कुंडली में कौन, यहाँ से और यहाँ से, जब कुंडली में प्रबल धारा क्या हो गई, प्रवाहित होती है, तब वह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करने लगती है।
उष्मा उत्पन्न करती है। कौन? ये आपका नाइक्रोम का तार। समझ में रहा ना? गर्म होकर क्या करेगी? ऊष्मा उत्पन्न करेगी। और साथ साथ में कौन सा गर्म हो जाएगा? ये जो है ना चीनी मिट्टी, इहो गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, इहो गर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जब धारा किस में जाएगी? ये तार में, कुंडली में। मान ली कुंडली में धारा जाएगी तो क्या हो जाएगी? धारा को रोकने लगेगी, और रोकते रोकते क्या होगा? उसमें विरोध करेगी। विरोध करने के कारण क्या होगा? तब वह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। यही आपका विद्युत तापक। जैसे में हीटर में हो गया, हीटर भी सेम ऐसी करेगा। विद्युत केतली हो गया, वो सेम ऐसी करेगा। कुंडली रहेगा और उसमें जब धारा देंगे यानी विद्युत धारा देंगे तो क्या होगा? हीट होगा। हीट होने के क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न करने लगेगा। वो ऊष्मा क्या करेगा? पानी को गर्म कर देगा। जो आसपास का जो ठंडी हवाएं हैं उसको गर्म कर देगा। समझ में आ रहा ना? आयरन क्या हो गया? आयरन गर्म हो जाएगा तो आप कपड़ा को प्रेस कर सकते हो। समझ में आ रहा ना? तो ये है विद्युत तापक। समझ में आ रहा ना? विद्युत तापक। और बहुत सारी चीज़ें, तो उसको परिभाषा ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये आपका खत्म हो गया इस तरीके से। अब इसी में पढ़ना है विद्युत बल्ब। क्या है? विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब भी क्या है? विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव के कारण ही विद्युत बल्ब जलता है। समझ में आ रहा ना? विद्युत बल्ब भी क्या होता है? नाइक्रोम की तरह। इसमें नाइक्रोम नहीं, नाइक्रोम का तार नहीं रहता। नाइक्रोम के जैसा ही क्या रहता है? फिलामेंट। क्या रहता है? फिलामेंट। समझ में आ रहा ना? नाइक्रोम के जैसा ही क्या करता है? फिलामेंट काम करता है। इसमें विद्युत धारा जब जाती है तो ये क्या होता है? गर्म होकर चमकने लगती है और ये प्रकाश में क्या करती है? फिलामेंट क्या करती है? प्रकाश में बदल जाती है। समझ में आ रहा ना? लेकिन नाइक्रोम का तार उष्मा में, ज़्यादा उष्मा, इसमें क्या निकलती है? ज़्यादा उष्मा निकालती है, मतलब ज़्यादा गर्मी निकालती है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये फिलामेंट क्या करती है? प्रकाश ज़्यादा, क्या बहुत ज़्यादा चमकती है और उष्मा भी निकालती है। क्या करती है? उष्मा भी निकालती है, लेकिन ये ज़्यादा क्या करती है? बहुत ज़्यादा चमकती है, उष्मा कम निकालती है। समझ में आ रहा है ना? जैसे 110 जो होता है बॉल, उसको 2 मिनट 3 मिनट बार के छोड़ दो, छुओ, क्या होगा? गर्म होगा। समझ में आ रहा है ना? उसके पास कुछ रखोगे ना प्लास्टिक का चीज़, वो जड़ के ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो उष्मा निकाल रही है तब ना, जल रही है, और प्लस में प्रकाश भी निकाल रही है। तो फिलामेंट क्या करती है? प्रकाश भी निकालती है और उष्मा भी निकालती है। लेकिन ज़्यादा उष्मा निकालने के लिए इसको नाइक्रोम का। समझ में आ रहा है ना? नाइक्रोम का। क्या करो? एक बॉल लो। क्या करो? एक बॉल लो, 110 बॉल लो। 110 बॉल को पानी में डाल दो। एक आप ये लो, क्या बोलते हैं, बाल्टी लो। बाल्टी में पानी भर दो, एक 110 बॉल लो और 110 बॉलवा को क्या करो? पनिया में डाल दो और बॉलवा को बार दो। बॉलवा फूट जाएगा? नहीं फूटेगा। फूटेगा नहीं, बढ़ते रहेगा। समझ में आ रहा ना? और पानी गर्म होगा बहुत, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में 4 घंटा, कई घंटा लग सकता है। जब 3-4 घंटा बाद छुओगे तो एकदम एकदम सुसुम जो बोलते हैं ना, उस तरीके से रहेगा। लेकिन पानी गर्म करने वाला रॉड रहता है। क्या रहता है? रॉड। उसको बाल्टी में बॉल को निकाल के अब उसको डाल दो। देखो तो 20 मिनट में आपका बाल्टी पूरा गर्म, 15 मिनट में बाल्टी गर्म। अगर वोल्टेज बढ़िया है तो गर्म कर देगा। क्यों? क्योंकि इससे उष्मा ज़्यादा निकलेगा ना। उष्मा ज़्यादा निकला, पानी गर्म कर दिया। समझ में आ रहा है? और उससे उष्मा निकल रहा था बॉल से, लेकिन बहुत कम निकल रहा था, लेकिन प्रकाश ज़्यादा निकल रहा था। इसमें प्रकाश कम, उष्मा ज़्यादा। और जो टंगस्टन जो है वो क्या है? टंगस्टन मतलब फिलामेंट जो है क्या करेगा? प्रकाश ज़्यादा और उष्मा कम। तो ये भी प्रकाश नहीं कर रहा है, किसके कारण? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर ही ये भी काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए जानते हैं। विद्युत बल्ब का देखिए बनावट इस तरीके से होता है। एक 110 का बॉल है जो कि नीचे आपका ये 2 बूंदा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका क्या होता है? होल्डर में कनेक्शन होता है, यहाँ से लाइन जाती है, यहाँ से लाइन जाती है। और ये पूरा जो है शीशा का रहता है, लेकिन यहाँ पे आपका ये रहता है, क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम रहता है। ठीक है, एल्युमिनियम तरह की रहता है, कोई ऐसे धातु। ठीक है। और उसके बाद सॉरी, हाँ, यहाँ पे फिर ऐसे कुछ ऐसे गम से जुड़ा हुआ रहता है, आपका जोड़ देता है ताकि हवा ना जाए। और इसके अंदर ऐसे रहता है, ताड़ ताड़ रहता है, और इसके बीच में शीशा रहता है। और शीशे पे ऐसे क्या रहता है? ताड़ में, बहुत पतला ताड़ में ऐसे लटकाया रहता है आपका टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन क्या रहता है? लटका रहता है। चलिए जानते हैं बल्ब कैसे काम करता है। बल्ब यानी विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी ऐंठी हुई का मतलब, देखी हो, ऐसे एकदम पतला पतला रहेगा। समझ में रहा है? देखना जाके, एकदम बहुत पतला पतला, इसको बोलते हैं ऐंठल हुआ। इहो ऐंठल है ना, लेकिन फैल फैल है। क्या है? फैल फैल। लेकिन ये एकदम पतला पतला रहेगा। समझ में रहा है?
अभी तो है 110 बॉल, लेकिन है ऐसे चौकी के नीचे है, तो उसको निकाल के दिखा नहीं सकते, समझ में रहा। लेकिन घर पे जाके देखना, बहुत ही एकदम पतला पतला से एकदम ऐंठा रहेगा, समझ में रहा ना। उसको बोलते हैं ऐंठी हुई कुंडली होती है। कुंडली का मतलब वो जो आपने घुला घुमा दिया वो क्या बन गया, कुंडली बन गया। जैसे वो गोल घुमा दिया ऐसे जैसे करके वो क्या बन गया, कुंडली बन गया, समझ में रहा ना। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन के किसका, तो टंगस्टन के पतले तार किसका होता है बना हुआ, टंगस्टन का। और बताएं कि टंगस्टन में कुछ कुछ के मिश्रण रहता है जी, दिखाया हुआ है ना। तो टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी ऐंठी हुई कुंडली होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। जैसे देखना, ये जो यहाँ पे ऐंठा हुआ है यहाँ से ऐसे ऐसे, ये पूरा नहीं, खाली यहाँ से ये वाला ऐसे ऐंठा हुआ है ना, ये क्या है, तंतु या फिलामेंट, ठीक है। और तंतु या फिलामेंट किसका बना हुआ है, टंगस्टन का। और टंगस्टन कैसा रहता है, ऐंठा हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, तंतु या फिलामेंट किसका बना हुआ, टंगस्टन का। और फिलामेंट या तंतु ही कैसा रहता है, एकदम ऐंठा ऐंठा हुआ, एकदम ऐसे कुंडली बना रहता है, समझ में आ रहा है ना। ऐंठा हुआ रहता है ना, इसको मशीन से ऐंठाया जाता है, समझ में आ रहा है ना, ये कुंडली बनाया जाता है, ठीक है। जब तार बनता है, फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट लंबे होता है, आपका नाइक्रोम का तार लंबे रहेगा, समझ में आ रहा है ना, लंबे रहेगा, लेकिन आपको कुंडली बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको बॉल में भी जो फिलामेंट या फिर तंतु है जो लंबे रहेगा, लेकिन उसको एकदम घुमाया जाता है, एकदम सटा सटा चीज़ को, समझ में आ रहा है। चलिए ये समझ में आ गया। तो टंगस्टन जो है बॉल के अंदर, यानी बॉल के अंदर रहता है। और टंगस्टन जो है टंगस्टन का बना हो रहता है किसका, फिलामेंट या फिर विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक कुंडली, छोटी कुंडली होती है जिसे तंतु या फिर फिलामेंट कहते हैं, समझ में आ रहा है ना, तंतु या फिर फिलामेंट। यह क्या करता है, यह करता क्या है कि कुंडली होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। क्या, फिलामेंट जो होती है क्या करेगी, इसमें विद्युत धारा जाएगी, और फिलामेंट क्या करेगा, इतना चमकेगा इतना चमकेगा, जैसी इसमें विद्युत धारा जाएगी। देखो याद रखना, नाइक्रोम के तार में जब दोगे विद्युत धारा तो बहुत धीरे 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 क्या होगा, उसमें उष्मा उष्मा निकलेगी। लेकिन नाइक्रोम फिलामेंट में जैसे करंट डालोगे फट से जल जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्या करेगा, फट से जल जाएगा। जैसे आप बॉल 110 लगाते हो, स्विच ऑन करते हो, फट से जल जाता है ना, ऐसे थोड़ी तो धीरे 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 प्रकाश निकलता है, नहीं। जैसे बहुत बड़ा हाइलोजन होता है, क्या होता है, बहुत बड़ा हाइलोजन, जैसे शादी में देखते हो एक हाइलोजन लगा देता है कि बहुत दूर तक मारता है लाइट, ठीक है, शीशा वाला हाइलोजन जिसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़ा आके लगने लगते हैं। वो हाइलोजन में क्या होता है, उसमें भी आपका बॉल ही लगा हुआ रहता है, लेकिन उसमें हाई पावर का फिलामेंट रहता है, क्या रहता है, हाई पावर का, जिसमें करंट डालने पर क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपना लाइट को बढ़ाएगा, समझ में आ रहा है ना। इन्हें एक बाई नहीं, धीरे, क्यों नहीं एक बाई, क्योंकि जैसे एक बाई करेगा उसका टंगस्टन टूट जाएगा, इतना ही गर्म होगा, समझ में आ रहा है ना। इसलिए वो धीरे 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 क्या करता है, लाइट को तेज करता है, और फिक्स हो जाता है और बढ़ते बढ़ते रहता है। उसके पास जाकर अगर उसको ऐसे खाली छू लोगे शीशवा को, उसका पूरा हथवा जला देगा, इतना गर्म होता है, समझ में रहा ना। तो वो भी फिलामेंट होता है। तो अब चलते हैं, यानी बॉल में, यानी जो देख रहे हो जो ज़्यादा रोशनी निकाल रही चमक रही है, वो क्या है, फिलामेंट है, उसमें क्या है, फिलामेंट। जैसे एलईडी है, एलईडी में फिलामेंट है, एलईडी में फिलामेंट नहीं है। चलो चलिए जानते हैं अब, इसमें भी फिलामेंट है लेकिन पता नहीं चलता है, इसमें भी फिलामेंट है, एलईडी बल्ब में बहुत पतला फिलामेंट होता है लेकिन पता नहीं चलता है, समझ आ रहा है ना। लेकिन इसमें आप देख सकते हो 110 में देख सकते हो फिलामेंट, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। तो क्या करता है फिलामेंट, क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आप देखिए विद्युत बल्ब की बनावट, विद्युत बल्ब जो है कैसे बनता है। तो एक साधारण तंतु होता है, तंतु मतलब वही तंतु या फिलामेंट जो है ऐसे लटका हुआ। तंतु जो है बल्ब के मुख्य भाग है, मुख्य भाग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, समझ में आ रहा है ना। तंतु ही जलता है, समझ में आ रहा है ना। बॉल में कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है, खाली शीशा है और खाली तंतु है, और ये तंतु ही तंतु यानी तंतु या फिर फिलामेंट ही जल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तंतु और फिलामेंट जो जल रहा है किसका बना होता है, तो टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है, समझ में आ रहा है।
चलो ये जान समझ में आ कि विद्युत बल्ब की बनावट एक साधारण तंतु बल्ब के मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, एक साधारण तंतु बल्ब के यानी बॉल के मुख्य भाग होते हैं। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बल्ब का मुख्य भाग होता है, निम्नलिखित में से मुख्य भाग कौन है? रहेगा तंतु, रहेगा टंगस्टन रहेगा, नाइक्रोम रहेगा, या फिर और कुछ रहेगा, शीशा रहेगा। ठीक है, शीशा रहेगा, चीनी मिट्टी रहेगा, जो यहाँ पे रखा था चीनी मिट्टी होल्डर रहेगा। तो इस तरीके से पूछ सकता है। तो क्या होगा? तंतु। समझ में रहे? यही सबसे आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। आगे चलते हैं तो इसी में है। तो विद्युत बल्ब की बनावट में पहला था कांच का आवरण। कांच का आवरण का मतलब आकार। क्या है? कांच का आकार। देखना, यह बल्ब के बाहरी भाग होता है। समझ में आ रहा ना? आप छूते हो किसको? कचरे का ना। अब 1 मिनट रुको ना, थोड़ा सा सब्र करो, मैं अब दिखाता हूँ। कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए, देख सकते हो तो ठीक है। चलिए देखिए, ये मैं ले लिया बॉल। ठीक है, मैं बोला ना कि था मेरे पास, बस निकालने में अस्कती बढ़ रहा था। ठीक है, ये है बॉल। सेम चीज़ देखो, 2 भुंडी यहाँ पे है ना? 2 भुंडी, और नीचे 2 गो मुँह है, 2 गो पॉइंट दिया हुआ है ना? और देखना ऐसे, इसके बीच में देखना जो पारा हुआ है, ये वाला देखो, ये वाला जुड़ा हुआ है, और यहाँ से कांच जुड़ा हुआ है यहाँ से। और देखना कांच में के बीच में क्या है? एक और कांच है लंबा। देखो ये लंबा कचवा, देखो यहाँ पे गोल है ना, तो यहाँ पे देखो ये चापल है। ठीक है, और जैसे इसमें 2 गो ऐसे इधर ऐसे है, ऐसे ताड़, देखो 2 गो इसमें भी है। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? भी ऐसे है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, भी ऐसे है, और भी के ऊपर ही देखो तड़वा लपटा हुआ है, देखो है ना? तो कितना महीन महीन है, महीन। ये तो थोड़ा सा फैल गया है। ये क्या हो गया था, मतलब गिर गया था, मतलब गर्म था, गिर गया था बॉल। इसका कारण क्या, इसका तार क्या होगा, फैल गया। लेकिन बहुत एकदम बारीकी से एकदम टांगा रहता है। क्या? एकदम टांगा। समझ में आ रहा ना? बहुत ही देखो कितना एकदम महीन महीन घुमाया हुआ है, दिखाई दे रहा है? बहुत महीन महीन, इसको बोलते हैं कुंडली। ठीक है, इसी तरीके से। तो देखना, विद्युत बल्ब समझना। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार होते हैं, जो टंगा हुआ है ना तरवा, वो क्या है? टंगस्टन का पतला तार। किसका है? टंगस्टन का। इसमें किसका था? नाइक्रोम का तार। इसमें क्या था? इसमें क्या है? टंगस्टन का पतला तार। पतला तार क्या हो? टांगा हुआ, और ये कैसा है? ऐंठा हुआ है। ठीक है, पतले तार की एक छोटी कुंडली, सॉरी ऐंठी हुई, एक छोटी ऐंठी हुई क्या है? कुंडली है, जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। तंतु या फिलामेंट किसका कहते हैं? तड़वा को क्या बोलते हैं? तंतु या फिर फिलामेंट। समझ में आ रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि तंतु या फिलामेंट क्या करेगा, यहाँ से हम विद्युत धारा क्या करेंगे? देंगे। ठीक है, यहाँ से विद्युत धारा मैं दूंगा, तो इसके होते होते अंदर क्या जाएगा? इस जो आपका ये आपका रड है, रडवे पर टांगा हुआ है। ठीक है, उस रडवा में आपका टांगा हुआ फिलामेंट, उसी फिलामेंट में जाएगा, और तुरंत क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदल देगा। क्या करेगा? प्रकाश में बदल देगा, बदल देती है। उसके बाद चलते हैं बल्ब की बनावट क्या है। इस बॉल की बनावट क्या? आप कैसे कैसे क्या देख रहे हो? शीशा है, ये नीचे एल्युमिनियम ही शायद ऐसे है, एल्युमिनियम है, नीचे 2 गो पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बस यही तो दिखाई दे रहा है, और अंदर आपका फिलामेंट है। तो पहला देखते हैं, और सबसे इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन जल रहा है? फिलामेंट। ये लिखा हुआ है ना, एक साधारण तंतु बल्ब के मुख्य भाग होते हैं। मुख्य का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग कौन है? ये तंतु जो तड़वा है, टांगा हुआ है। समझ में आ रहा है ये चीज़? पहला में चलते हैं कांच का आवरण। सबसे पहले आप क्या देख रहे हो इसमें? कांच। तो क्या है? कांच का आवरण, यानी कांच से बना हुआ है। ठीक है, तो कांच का आवरण में पहला क्या है? पहला देखना, कांच का आवरण में यह बल्ब के बाहरी भाग होता है। कांच क्या हो गया? बाहरी भाग हो गया ना, जो अंदर के तंतु को सुरक्षित रखता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कांच क्या कर रहा है? हम तंतु को छू पा रहे हैं, है ना? क्या कर रहा है? सुरक्षित रहा है। क्यों सुरक्षित रखने
का इसको ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये टूट गया तो बॉल ख़त्म हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये कांच क्या कर रहा है, सबसे पहले तो बाहरी हिस्सा है, और ये कांच क्या कर रहा है कि तंतु को बचा कर रखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, तंतु को बचा कर रखा हुआ है। चलिए उसके बाद क्या है, कांच के अंदर क्या है, कांच के बाद तंतु, आप क्या आता है तंतु, बॉल की बनावट में दूसरा भाग तंतु। यह बहुत ही पतला तार होती है, जैसे आपको मैंने दिखाया, बहुत ही पतला तार होती है, जो टंगस्टन धातु की बनी होती है। किसका बना होता है, टंगस्टन धातु। और टंगस्टन धातु है कि मिश्र धातु है। टंगस्टन अगर बोलेगा धातु है क्या धातु, तो बोलेंगे धातु। और धातु में कैसा था, मिश्र धातु है, समझ आ रहा ना। मिश्र का मतलब इसमें बहुत सारा धातु मिला हुआ है। चलो, तो तंतु जो है यह बहुत ही पतला तार होती है, तो टंगस्टन धातु की बनी होती है। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए यह बहुत अधिक ताप सहन कर पाता है। बताएं कि गलनांक अधिक क्यों होता है, अब इसमें बताएं कि गलनांक अधिक क्यों होता है। इसलिए गलनांक अधिक होता है कि जब इसमें विद्युत धारा जाए तो ये क्या होता है, हीट होता है, और हीट होने के कारण टूट ना जाए, इसलिए इसका गलनांक ज़्यादा कर देते हैं, समझ में आ रहा है ना। हीट होने के कारण, प्रकाश निकलने के कारण क्या होता है, प्रकाश जब निकलेगा तो हीट होगा, हीट होने के कारण क्या हो, टूट ना जाए, इसलिए इसका गलनांक अधिक करते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए, लेकिन इसका प्रतिरोध अधिक नहीं है, टंगस्टन का प्रतिरोध अधिक नहीं है, समझ में आ रहा है ना। प्रतिरोध इसका अधिक है, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वो ज़्यादा एनर्जी देगा, मतलब हीट देगा, समझ में आ रहा है, ज़्यादा हीट देगा, ताप देगा, समझ में आ रहा है, उष्मा देगा। लेकिन ये ज़्यादा ताप उष्मा नहीं देगा, इसलिए इसका प्रतिरोध कम होता है, लेकिन गलनांक ज़्यादा होता है। इसका भी गलनांक ज़्यादा है, इसका भी गलनांक ज़्यादा, लेकिन इसका प्रतिरोध कम होगा और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा है ना ये चीज़। चलो आगे चलते हैं, समझ में आ गया, कांच का आवरण भी समझ में आ गया, तंतु भी समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं निष्क्रिय गैस। क्या निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस का मतलब होता है कि कोई क्रिया करने वाला नहीं, समझ रहा है ना, कोई क्रिया, यानी ये जो बॉल है, बॉल के अंदर जैसे हम अभी खड़ा है तो हमारे चारों पट्टी बहुत प्रकार का गैस है, समझ रहा है ना। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन है, समझ में आ रहा है ना, बहुत सारे गैस है आसपास, समझ में आ रहा है ना। इस सारे गैस में हम कौन सा गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, सब ले रहे हैं, सब जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या करे, ऑक्सीजन को काम में ले रहे हैं, अब बाकी सबको छोड़ दे रहे हैं, वापस छोड़ दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। सब कोई मिला जुला है, समझ में आ रहा है ना, यानी सब यहाँ पे मिली जुली हवा है, उस हवा को ले रहे हैं, और हवा को ले रहे हैं तो सब हवा जा रहा है। लेकिन हमारा जो ये है फेफड़ा जो है, वो क्या कर रहा है, हवा को यानी ऑक्सीजन को छाट कर ऑक्सीजन रख ले रहा है, और बाकी सबको फिर छोड़ दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये बताओ कि ये इसके अंदर, इसके बाहर तो सब गैस है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कौन सा गैस है, सिर्फ और सिर्फ निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस का मतलब जो कोई काम नहीं करता, ठीक है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, क्रिया करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हो गया नाइट्रोजन, हो गया ऑर्गन, हो गया, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस, समझ में आ रहा है ना। यानी बॉल्ब के अंदर गैस भरा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। कौन गैस, तो नाइट्रोजन या फिर आर्गन, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर इसके अंदर ऑक्सीजन भर देंगे, समझ में आ रहा है ना, समझना, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन भर देंगे तो पता क्या होगा, बताते क्या होगा। ऑक्सीजन भरेंगे और ये फिलामेंटवा है ना, फिलामेंटवा क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, और क्रिया करके ऑक्सीकृत करके ये क्या होगा, भंगुर हो जाएगा। भंगुर का मतलब फिलामेंटवा टूट जाएगा, भंगुर का मतलब मोटा उठा जाएगा, टूट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। इसलिए ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं भरते हैं, काहे, ताकि फिलामेंटवा ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होकर भंगुर कर देगा फिलामेंट को, या फिर भंगुर करके तोड़ देगा, समझ में आ रहा है ना। इसलिए इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं भरते हैं, समझ में आ रहा है ना। इसलिए इसके अंदर कौन सा गैस भरते हैं, ऐसा गैस भरते हैं कि गैसवा अपना चुपचाप पड़ा रहे और ये फिलामेंटवा अपना चुपचाप पड़ा रहे, कोई काम इस दोनों के बीच में ना हो। इसलिए इसमें कौन सा, निष्क्रिय गैस, समझ आ रहा है ना। तो अब देखना, निष्क्रिय गैस में क्या होगा, बल्ब के अंदर यानी बॉल के अंदर आर्गन या नाइट्रोजन जैसी गैस भरी होती है, जिसे तंतु जल्दी न जले। क्या करे, तंतु जल्दी न जले, समझ में आ रहा है ना। आप देखना क्या करेंगे, ये बॉलवा को थोड़ा सा यहाँ से हिला के क्या करेंगे, हिला दें, समझ में आ रहा है ना, हिला दें, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा बॉलवा के हिला देंगे। या अभी साटल हुआ तो इसमें गैस नहीं जा रहा है, इसको हिलने लगेगा
हिलने लगेगा तो हवा तो जाने लगेगा, हवा जाने लगेगा, जब इसको लगाएंगे ना, फट से नहीं जल जाएगा, ये टंगस्टन में जल जाएगा, जो टंगस्टन तंतुआ है फिलामेंट में जल जाएगा, बॉल खराब हो जाएगा। समझ रहा है ना? क्यों? क्योंकि इसमें क्या चल जाएगा, हवा चल गया, हवा चल गया, हवा में ऑक्सीजन भी था, ऑक्सीजन भी चल गया, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस तंतु के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हो गया और ये तंतु को भंगूर यानी तोड़ दिया। समझ रहे हैं ना? इसलिए बॉल में ऑक्सीजन या फिर वो ऐसा गैस जो क्रिया करता है उसको नहीं भरते हैं। कौन सा गैस? निष्क्रिय गैस, जो चुपचाप पड़ा रहे अपन। समझ रहे हैं ना? ताकि इसलिए भरते ताकि फिलामेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। समझ में आ रहा है ना ये चीज़? तो समझ में आया निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? निष्क्रिय गैस क्या होता है? निष्क्रिय गैस मतलब ऐसा गैस जो कोई काम नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? चलो फिर आता है चौथा में आता है धातु का आधार। धातु का आधार ये जो है ये क्या हो गया आपका आधार। ये आधार जो है किससे जुड़ा रहता है? होल्डर से। क्या रहता है? होल्डर से। तो देखना यहाँ पे यह बल्ब को होल्डर से जोड़ता है। ये क्या होगा? ये बल्ब का क्या हो गया? आधार हो गया। ये जो है ना, ये लगा हुआ है, ये क्या हो गया? आधार हो गया। आधार मतलब नीचे वाला बेस। ये क्या है? ये ऊपर वाला है ना, ये ऐसे लगाते हो, ये लगेगा इधर जलन जाएगा। लाइन जिधर दिया जा रहा है, जहाँ से ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा जो है यह बल्ब को यानी ये वाला बल्ब को यानी बल्ब को क्या करता है? होल्डर से जोड़ता है। यही ना होल्डर में लगता है इसे। होल्डर को जोड़ता और विद्युत धारा को अंदर पहुंचाता है। क्या करता है? इसको उधर क्या करे? विद्युत धारा को अंदर पहुंचाएगा। कहाँ? फिलामेंट में। और फिलामेंट क्या करेंगे? जलने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये था आपका बॉल का बनावट इस तरीके से। अब आता है कार्य करने का विधि। अब तो इस तरीके से बनावट हो गया, बॉल में लाइन उन भी जाने लगा। अब कार्य यानी ये कैसे करेगा, कैसे बढ़ेगा। तो हालांकि मैं बता दिया, फिर से देख लो। कार्य करने का विधि याद रखना, ये आपका 5 नंबर में पूछता है पूरा। ये सब ऐसे लिखना पड़ेगा। बॉल बना के विद्युत बल की बनावट, कांच ऐसे ऐसे। ठीक है, कार्य करने का ऐसे ऐसे करके लिखोगे ना, तब आपका 5 नंबर जाके मिलेगा। ऐसे फिगरे पर आपका 2 नंबर या फिर 1.5 नंबर दे देता है। फिगर नहीं रहेगा, 1.5 नंबर 2 नंबर खत्म। समझ में आ रहा ना? जैसा फिगर वैसा नंबर, ये चीज़। तो ये सब आएगा विवरण करो। विद्युत बल्ब का विवरण करो। विद्युत बल्ब का विवरण मतलब पूरा उसमें उसके बारे में बताओ। समझ में आ रहा ना? बॉल पार के कैसे कैसे होता है, कैसे काम करता है। बात समझ में आ रही है? ये सब चीज़। तो कहाँ तक कार्य करने का विधि, यानी बॉल जो है कार्य यानी बढ़ता कैसे। तो मैं कहूँ कि बॉल कैसे बढ़ेगा, तो सबसे पहले इसको होल्डर में लगाएंगे। होल्डर में लगाएंगे तो विद्युत धारा इसमें जाएगा। विद्युत धारा जाएगा तो कहाँ विद्युत धारा जाएगा ये टंगस्टन जो टंगा हुआ है यानी पतले तार यानी फिलामेंट में या तंतु या फिलामेंट में जाएगा। और तंतु या फिलामेंट क्या करेगा? हम जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा में प्रकाश उष्मा में यानी प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। तो क्या करेगी? जब ये इससे लाइन जाएगी तो क्या होगी? ये फिलामेंट चमकने लगेगा। क्या करेगा? चमकने लगेगा, जिसका कारण क्या होगा? प्रकाश निकलने लगेगा। तो यही तो है। चलो, जब बल्ब को विद्युत दिया जाता है तो तंतु का प्रतिरोध अधिक होने के कारण, ठीक है, ये तंतु का क्या होगा? प्रतिरोध कर रहा है ना? देखना, जब बल्ब को विद्युत धारा दिया जाता है तो तंतु का प्रतिरोध अधिक होने के कारण गर्म होकर चमकने लगता है। तंतु का प्रतिरोध क्या है? अधिक है, तो क्या होगा? अधिक है तो गर्म होगा, और गर्म होगा क्या होगा? चमकने लगता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को दीप्त ताप कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दीप्त ताप। दीप्त ताप का मतलब तपने लगा, यानी दीप्त का मतलब क्या होता है? प्रकाश। दीप्त में बताया ना, दीप्त का मतलब क्या होता है? प्रकाश। समझ में आ रहा है ना? दीप्त का मतलब प्रकाश, और यानी तप्त का मतलब तपना। यानी चलो अभी बाहर जाओ, गेट लगाओ, और तुम लोग को सबको छुड़ैया होगा। तो दीप्त ताप का मतलब जलना, ठीक है, यानी चमकने लगना।
तो ये हुआ इस प्रकार का आपका पूरे तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब इसी में लिख सकते हो ऐड करके, इसी के अंदर लिख सकते हो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बल्ब के अंदर ऑक्सीजन गैस इसलिए नहीं भरी जाती है। पूछेगा कि बल्ब के अंदर ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं भरी जाती है, निष्क्रिय गैस से क्यों भरी जाती है, ये पूछ सकता है सवाल। तो क्या बोलोगे? बल्ब के अंदर ऑक्सीजन गैस इसलिए नहीं भरी जाती है क्योंकि बल्ब का फिलामेंट बल्ब का फिलामेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर होकर टूट जाती है, इसलिए निष्क्रिय गैस भरी जाती है ताकि कोई रिएक्शन ना करे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा बात? ये थी, ये क्लियर था कि बल्ब के अंदर ऑक्सीजन क्यों भरा जाता है। जब ऑक्सीजन भरोगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, फिलामेंट जो है आपका, फिलामेंट से क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके क्या होगा, उसको फिलामेंट को भंगुर कर देगा, और भंगुर करके भंगुर का मतलब मूड मर जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ऑक्सीजन ना भरकर निष्क्रिय गैस भरते। चलिए, आप सबको ये बल्ब का ये पूरे चीज़ था। बल्ब का चीज़ थोड़ा सा एक दो पॉइंट और रह गया कि इसका जो टंगस्टन होता है, फिलामेंट जो होता है, ठीक है, टंगस्टन का जो बना होता है फिलामेंट, ये आपका 3400 डिग्री सेल्सियस तक ताप को सह सकता है। समझ में आ रहा है ना? 3400 डिग्री। लेकिन ये जलता कितना है? हाँ, यानी 3400 डिग्री तक सह सकता है, इससे ज़्यादा हुआ तो गल जाएगा, टूट जाएगा। और इसमें प्रकाश निकलती है 2700 डिग्री तक निकलती है। कितना निकलती है? 2700 डिग्री तक, इसलिए नहीं जलती। 34 ज़्यादा है ना, और उससे कम में जल रहा है, मतलब कम में ताप निकाल रही है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में एक पॉइंट और है, फ्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूज़ क्या है, हम विद्युत परिपथ में हम फ्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं फ्यूज़ के बारे में, और जो बल्ब का एक आध दो पॉइंट और था उसको भी थोड़ा सा बताते हैं। तो बच्चों फिर से देखने वाले ये टॉपिक जो मैंने अभी पिछले जो ख़त्म किया, उसके बाद सुरक्षा फ्यूज़ क्या है, और उसके पहले कुछ कुछ पॉइंट जो आपका इसमें बच गया था, क्या बोलते हैं, बल्ब में। ठीक है, तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लिए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, इतना काफ़ी समय है, और चलिए देखते हैं जो टंगस्टन का जो फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का जो फिलामेंट या फिर तंतु जो बना होता है, ऐसे ना, इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, यानी लगभग कितना होता है, 3400 डिग्री होता है सेल्सियस। कितना? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 3400 से 3500 हुआ तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा, टूट जाएगा। जो बॉल का जो वो था फिलामेंट जो टंगा हुआ था, टंगस्टन का फिलामेंट यानी तंतु, फिलामेंट, टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो होता है कितना होता है, अत्यधिक कितना होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। यह बिना गले कहाँ तक, 2700 डिग्री तक चल जाता है।
समझो 2700 डिग्री तक चल जाता है, यानी 27 बिना या बिना करे 2700 डिग्री सेल्सियस तक ताप प्राप्त कर सकता है। यानी 2700 तक का मतलब आप ये कर क्या निकल सकता है, प्रकाश को निकाल सकता है। यानी श्वेत ताप का मतलब ये तप सकता है, मतलब इतना हीट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका क्षमता कितना है, 3400। 2800 भी जा सकता है, 2900 भी जा सकता है, 30,000, 31, 32, 33 से 3400 भी जा सकता है, समझ में रहा ना। लेकिन 3400 जाएगा वहाँ पे गलने का चांस होता है, समझ में रहा ना, गलने का चांस होता है, लेकिन चल सकता है, सह सकता है। तो इतना आपका जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो 2700 डिग्री तक जाकर क्या होता है, वो श्वेत प्रकाश निकालती है, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया, ठीक है। तो लगभग बोल सकते हैं कितना होता है फिलामेंट, कितना होता है, 3400 डिग्री लगभग, ठीक है। इससे ज़्यादा जाएगा 3500 3600 जाएगा तो खराब हो सकता है, टूट सकता है, गल सकता है। चलो अब बात आती है उसके बाद तो क्या है, टंगस्टन, ये टंगस्टन लिखा हुआ है, ठीक है। ये ट है, ये ग है, टंगस्टन। टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, ठीक है। टंगस्टन की प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है। बताए थे कि अगर प्रतिरोधकता अधिक करना है, समझ में आ रहा है? प्रतिरोधकता अधिक करना है, चाहे तो उसको तार को लंबा कर दो, चाहे तो पतला कर दो, समझ में आ रहा है ना। चाहे तो लंबा कर दो, पतला मोटा कर दोगे तो भाई उसका प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है। चाहे तो पतला कर दो, चाहे तो लंबा कर दो, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन उतना लंबा हम लगा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि है बॉल छोटा है सा है, उसमें कम लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, या फिर हीटर में जो आपका नाइक्रोम का तार होता है उसको क्या करना पड़ेगा, तार को अगर छोटा ले रहे हो, पतला ले रहे हो, मतलब लगभग जितना लेना चाहिए मोटा उतना ले रहे हो, तार पतला ले रहे हो, तो उसकी बनावट को मजबूत कर दो, यानी उसकी प्रतिरोधकता को अधिक कर दो, समझ में रहा ना। या फिर प्रतिरोधकता को अधिक नहीं करना तो ताड़ लंबा कर दो, समझ में रहा ना। प्रतिरोधकता का अधिक नहीं करना ज़्यादा तो ताड़ को लंबा कर दो या फिर पतला कर दो। तो जो टंगस्टन का जो फिलामेंट बना होता है वो जैसे हम बताए ऐंठे हुए है ना, ऐंठे हुए क्यों रहता है, ऐंठे हुए क्यों रहता है। पहली बात, एक सवाल आता है आप सबसे पूछते हैं कि टंगस्टन जो है जैसे टंगस्टन का जो आपका ये तार है, फिलामेंट है, वो ऐंठा हुआ क्यों रहता है। सोचो ऐंठा हुआ क्यों रहता है। देखो मान लो कि ऊपर वाले मिटा देना, चलो ऊपर वाले मिटा दे रहे। मैं कहूँ ये बॉल था, यहाँ से ये जुड़ा हुआ था, ऐसे था, ऐसे से जुड़ा हुआ, ऐसे से ना जुड़ा होता, और ऐसे था, उसके बाद यहाँ यहाँ क्या बोलते हैं, ऐसे था, ठीक है। यानी यहाँ ऐसे था, यहाँ पे जुड़ा हुआ, ये था यहाँ पे, ये था यहाँ पे, ये था, ऐसे था ना, और नीचे उसके बाद था। सोचो कि अगर हम मोड़ के नहीं लेके जाएं तो डायरेक्ट अगर खाली ऐसे तीर दे तो थोड़ा सा ताड़ में हो जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन अगर इसी तड़वा को मोड़ते मोड़ते लेके जाए तो ये तड़वा इतनी नहीं मोड़ाएगा, और ताड़ लेंगे तब ना मुड़ाएगा पूरा। इसलिए ताड़ को मोड़ा जाता है ताकि ताड़ ज़्यादा उसमें लिया जाए, समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे। ताड़ को लंबा कर दोगे तो तुरंत पहुंच जाएगा, छोटे सो में पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा ताड़ लेंगे तो प्रतिरोधकता भी नहीं हो रहा है, और उसका भाई यहाँ पे लिखा हुआ उसका जो क्वालिटी, उसका लक्षण है वो उसके अंदर प्रतिरोधकता भी अधिक नहीं है, यानी प्रतिरोध भी अधिक नहीं है, और न ताड़ भी लंबा ले रहे तो वो तो जल जाएगा। इसलिए उसका प्रतिरोध कम करके तड़वा लंबा ले लिया जाता है, और तड़वा लंबा ले लिया जाएगा तो लंबा लगाओगे तो तुरंत हो जाएगा, मतलब लंबा कितना ज़्यादा लगाओगे, तो उसके लिए इसलिए मोड़ देते हैं। अब मोड़ मोड़ के छोटा कर देते हैं, समझ में रहा ना, मोड़ मोड़ के करते हैं छोटा। जैसे किसी चीज़ को मोड़ोगे एकदम बारीकी से मोड़ोगे, जैसे इतना बड़ा ताड़ है या इतना बड़ा कोई ऐसे रस्सी ले लो, ठीक है, इतना बड़ा रस्सी ले लो, और मैं इस पर ऐसे लगाऊंगा तो इतना ही बहुत छोटा होगा, समझ में रहा ना। इसलिए उसको मोड़ा जाता है ताकि लंबा को मोड़ के छोटा बना सके, समझ में रहा ना। इसलिए ताड़ को वहाँ पे मोड़ा जाता है, बात समझ में रही, कुंडली बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, समझ में रहा ना। इसलिए ज़्यादा ये ऊष्मा नहीं निकाल पाती है, समझ में रहा ना, ऊष्मा ज़्यादा नहीं निकाल पाती है, यानी जो हीट होता है वो नहीं निकाल पाती, क्योंकि प्रतिरोधकता ही क्या हो, कम है। जब प्रतिरोधकता कम है
तब प्रतिरोधकता ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तलवा को लंबा करना पड़ेगा। इसलिए तलवा को लंबा लेके खाली ऐंठ देते हैं, इसलिए छोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना बात को। तो टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है। पतला और लंबा हम बताए थे, मोटा रहेगा तो प्रतिरोधकता अधिक हो जाता है, पतला रहेगा तब मोटा रहेगा तो प्रतिरोधकता कम, और पतला रहेगा तो प्रतिरोधकता अधिक। इसलिए पतला और लंबा लिया जाता है ताकि उसका प्रतिरोध बढ़िया मेंटेन हो जाए, ताकि वो चल सके। तो पतला और लंबा लिया जाता है किसका, टंगस्टन का। समझ में रहा ना। लंबा तंतु लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो। समझ में रहा ना। टंगस्टन का प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, लेकिन अधिक करने के लिए उसको लंबा और पतला लेना पड़ता है। समझ में आ रहा था कि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न कर सके। समझ में आ रहा ना। कहा जाए कि टंगस्टन का जो तार होती है या नाइक्रोम का तार होती है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता किस में होती है, नाइक्रोम में। क्या होती है, नाइक्रोम में। इसलिए कम तार में वो चल जाता है, कम तार में चल जाता है। समझ में आ रहा ना। लेकिन टंगस्टन को ज़्यादा लंबा तार इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसका प्रतिरोधकता कम है। तो जितना लंबा लेंगे उतनी प्रतिरोधकता बढ़ेगा, इसलिए लंबा लेते हैं। लंबा लेने के बाद लंबा उतना बड़ा तो लगा नहीं सकते, इसलिए उसको मोड़ के क्या करते हैं, हम छोटा कर देते हैं। समझ में आ रहा ना। जब याद तुम क्या करना हो, 10 रुपये का बॉल लो, 1 10। समझ में आ रहा ना। 10 रुपये बर्बाद करो। अब मान ली 15 मिलता है, ये 20 मिलता है, 20 रुपये बर्बाद करो। बॉल लो, नए बॉल लो और उसको फोड़ो, आराम से फोड़ो। अब फोड़ने के बाद तरवाज होगा, पर तरवाज हम आराम से निकालना और खींचना। इतनी सुख रहेगा ना, वो लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा। ठीक है। अभी फोड़ नहीं सकते, हम नुकसान नहीं करेंगे भाई, हम दिखा नहीं सकते, लेकिन करना तुम घर पे जाके। ठीक है। तो बॉल को फोड़ो। बॉल को फोड़ने के बाद जो तार जो वो बचे एकदम बढ़िया से, ठीक है, उसको एकदम आराम से एकदम पकड़ के धीरे धीरे, क्योंकि बहुत नाजुक होता है, जैसे तीर को टूट जाएगा। उसको बहुत आराम से धीरे धीरे क्या करो, तीरना। देखना, तीरते जाओगे तो लंबा होते जाएगा, लंबा होता जाएगा। समझ में रहा ना। इसका मतलब लंबा तार को महीन महीन ऐंठ कर छोटा बनाया गया है, ताकि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और मोटाई यानी कम पतला होने पर भी प्रतिरोध बढ़ता है। इसलिए पतला और लंबा लिया जाता है ताकि प्रतिरोध प्रतिरोधकता मेंटेन रहे। समझ में आ रहा ना। हाली जले ना और ऊष्मा प्रकाश बढ़िया से निकाले। चलिए, तो समझ में आ होगा कि टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है। ठीक है। प्रतिरोधकता को मेंटेन करने के लिए याद रखिएगा ये सब चीज़, ताकि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा उत्पन्न हो। ठीक है। ऊष्मा और लाइट उत्पन्न ठीक हो। समझ में आ रहा ना। अब चलते हैं, अब ये हो गया आपका, ख़त्म हो गया बल्ब के बारे में। अब चलते हैं फ्यूज यानी सुरक्षा फ्यूज। यानी फ्यूज क्या है। ठीक है। तो फ्यूज भैया एक अगर आपके पास कोई जैसे परिपथ है, जैसे आप परिपथ का मतलब घर में जो लाइन है, लाइन में उस लाइन कनेक्शन में बहुत सारे सामान आप उपयोग कर रहे होंगे, बहुत सारे उपकरण उपयोग कर रहे होंगे, जैसे टीवी हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। फ्रिज रेफ्रिजरेटर उसी को बोलते हैं। ठीक है। एसी हो गया, कूलर हो गया, बहुत सारे ना जाने, इंडक्शन हो गया, बहुत सारे चीज़ को आप उपयोग कर रहे होगे। तो क्या होता है कि आपका मेन बोर्ड में एक अलग से फ्यूज होता है। मेन बोर्ड में जहाँ से लाइन आती है वहाँ से अलग फ्यूज होता है। प्लस में आपका टीवी में अलग फ्यूज दिया रहता है। ठीक है। टीवी में अगर मिलता है तो ठीक है, हाँ अंदर रहता है, बोर्ड में रहता है। ठीक है। सर्किट बोर्ड जो आपका अंदर रहता है, पीसीबी बोर्ड वो जो बोलते हैं, ठीक है, उसमें रहता है। प्लस में अगर टीवी है तो टीवी में फ्यूज रहता है, टीवी, और एलसीडी है तो उसके अंदर रहेगा। फिर कोई चार्जर है तो चार्जर में फ्यूज भी रहता है। अगर भाई क्या बोलते हैं, एसी है तो एसी का जो आपका ये रहता है, क्या बोलते हैं, धारा को मेंटेन करने वाला, मतलब लाइन को मेंटेन करने वाला एक बोर्ड रहता है, उसमें भी आपका फ्यूज़ रहता है। तो पर्सनली रहता है, और या फिर घर के बाहर मेन बोर्ड में आप फ्यूज़ डालते हो। इसलिए डालते हो, मेन कारण है, एक ही पर्पस होता है। मेन कारण यही है कि भैया जब धारा तेज़ हो जाए या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फ्यूज़वा टूट जाए, ख़राब हो जाए और हमारा सामान बचा रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। और अपने घर में बहुत तरीके से फ्यूज इस्तेमाल होता है। एक रिवायर होता है, मतलब एक बार फ्यूज टूट गया तो फिर उसको मार्केट से लाते हो, जितना एम्पियर का आप धारा कंज्यूम कर रहे हो, जितने एम्पियर का धारा पूरे घर में उपयोग कर रहे हो, तो उतना ही एम्पियर का आप, या फिर उतना से थोड़ा सा ज़्यादा आप फ्यूज़ लेके आते हो और लगा देते हो। अब क्या करते हैं हम लोग गाँव में कि फ्यूज़ ख़त्म होता है, फ्यूज़ तो लगाते ही नहीं, फ्यूज़ तार लगाते ही नहीं। पता है क्या करते हैं, एक तार जो नॉर्मल तार होता है उसको तरवा निकाल के छील के वही कस देते, वो फ्यूज़ नहीं है। घर का जो तार होता है उसी तार में से छील के निकाल के कस देते, वो फ्यूज़ नहीं है। इससे आपका परिपथ नहीं बचेगा। परिपथ में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो हो सकता है सामान वो चल जाएगा। समझ में आ रहा है। फ्यूज़
वो अलग चीज़ है। फ्यूज़ का ऐसे गलनांक कम होता है, ठीक है, गलनांक कम होगा और क्या बोलते हैं, और उसका क्या बोलते हैं, प्रतिरोध प्रतिरोध अधिक होता है। हाँ, ठीक है। यानी ऊष्मा जो सॉरी थोड़ा सा भुला रहे हैं, यहाँ पे लिखा होगा फ्यूज़ का प्रकार, फ्यूज़ का महत्व, थोड़ा सा हाँ देखिए यहाँ पे हाँ, इसका गलनांक कम होता है ताकि अधिक धारा आने पर यह जल्दी पिघल जाए, ठीक है। गलनांक क्या होता है, कम होता है ताकि जैसी धारा आए और पिघल जाए, ठीक है, ये चीज़। तो ये होता है फ्यूज का सही मायने, मतलब कहा जाए तो आप रियली में एक ही पर्पज से उपयोग करते हो कि आपका परिपथ में जो भी सामग्री उपकरण लगा वो बच जाए, ठीक है। तो फ्यूज क्या है आप समझ ही होगे। चलिए फ्यूज के बारे में थोड़ा बहुत बातें समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए फ्यूज फ्यूज सुरक्षा, फ्यूज सुरक्षा मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। देखिए ये एक प्रकार का फ्यूज है, ठीक है, ये एक प्रकार का फ्यूज है जो रिवायरेबल नहीं है। मतलब जगह फ्यूज का प्रकार लिखे होंगे यहाँ पे, कहीं भी लिखा होगा। हाँ देखिए फ्यूज का प्रकार रिवायरेबल सॉरी रिवायरेबल मतलब बोलने में थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो रहा है, उच्चारण थोड़ा गड़बड़ा रहा है। रिवायर देखो यहाँ पे रिवायरेबल, ठीक है। रिवायरेबल का मतलब होता है कि एक बार ख़राब होने के बाद फिर स्वयं आप बदल सकते हो। लेकिन ये जो फ्यूज़ जो पड़ा हुआ है ना, ये आपका सर्किट के साथ आता है। क्या आता है, सर्किट के साथ मतलब बोर्ड के साथ। और ये एक और फ्यूज़ जब ये टूट जाएगा तो इसको सिर्फ आप बदल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मिलता है, ऐसे ला के लगा सकते हो। लेकिन ये जो होता है ये भी क्या है, एक प्रकार का रिवायरेबल फ्यूज़ है, ठीक है। मतलब एक ऐसे सर्किट रहता है, सर्किट में से रखा रहता है और ऊपर से ढका हुआ रहता है, ठीक है। इसको आप फ्यूज़ ख़राब होने के बाद बदल सकते हो, ठीक है, पूरा ही बदल सकते हो ऐसे, इस तरीके से। और एक होता है कि आप नहीं बदल सकते हो, उसको पूरा का पूरा मतलब बदलना पड़ेगा, ठीक है। और एक होता है घर में जो आप लगाते हो वो वाला चीनी मिट्टी वाला, उसमें ताड़ कटा ताड़ लगा दिए, ताड़ कटा ताड़ लगा दिए, इस प्रकार का होता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं होते हैं, ठीक है। आपका हो गया ये टार्स्ट्रीज फ्यूज़, HRC फ्यूज़, इस तरीके से। तो चलिए जानते हैं कि आपका फ्यूज़ क्या है। तो फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो अधिक धारा या शॉर्ट सर्किट होने पर विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखता है। यह घरों और अन्य विद्युत उपकरणों में सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। समझ में आ रहा ना। फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है, ठीक है। कौन सा उपकरण, विद्युत सुरक्षा उपकरण, जो अधिक धारा, ये धारा का मतलब ज़्यादा लाइन आ जाए, ठीक है, समझ में आ रहा ना। या फिर शॉर्ट सर्किट का मतलब कहीं पे शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट हो जाए, या शॉर्ट होने पर विद्युत परिपथ मतलब जो आपका घर में वायरिंग है, ठीक है, को सुरक्षित रखता है। क्या करता है, सुरक्षित रखता है, मतलब तार उर को जलने नहीं देता, सामान को जलने नहीं देता है। फ्यूज क्या हो जाएगा, फ्यूज है तो ये टूट जाएगा, यानी गल जाएगा ऐसे, तो टूट के तो लाइन में नहीं पार होगा। समझ में आ रहा है ना। चलो अब बताओ क्यों क्यों यहाँ पे फ्यूज हुआ, क्यों टूटा, बात समझ में आ रही है। फ्यूज क्यों टूटा, क्योंकि फ्यूज का जो तार होता है ना, उसका गलनांक बहुत कम होता है। क्या करता है, बहुत कम। इसका थोड़ा सा ऊष्मा मिलेगा ना, मतलब थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा ना, मतलब एनर्जी बार बार बोल रहे हैं, बार बार, ठीक है। ऊष्मा अगर थोड़ा सा भी इसको ऊष्मा मिलेगा, हीट मिलेगा, ये हीट को सह नहीं पाएगा, फट से टूट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हीट को क्या करेगा, सह नहीं पाएगा, फट से टूट जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्योंकि शॉर्ट लड़ेगा तो लोड पड़ेगा, हीट ज़्यादा निकलेगा, समझ रहे हो ना, हीट ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पे आएगा हीट वापस आएगा, क्या आएगा, हीट वापस आएगा, हीट वापस आएगा, जहाँ पे कमज़ोर है वहाँ पे टूट जाएगा। ये है कमज़ोर, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है, बहुत कम गलनांक कम है, हीट इसको मिलेगा, फट से टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो आपका बच जाएगा। ऐसे जितना सारा सामान है सब क्या होगा, बच जाएगा। तो ये है फ्यूज आपका। तो समझ में आया होगा, शॉर्ट सर्किट होने पर विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखता है। यह घरों और अन्य विद्युत उपकरणों में सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। अब देखो फ्यूज की बनावट, फ्यूज बनता कैसे, किस तरीके से, देखना। फ्यूज एक पतली तार से बनता है, ठीक है। फ्यूज एक पतली तार से बनता है। वो जो तार जो होता है कोची कोची से बनता है। यह तार सामान्यतः टीन और शीशा
के मिश्र धातु से बनी होती है। समझ रहा ना, टीन और शीशा से। टीन मतलब टीना प्लास्टिक नहीं, ये धातु का नाम है टीन और शीशा। समझ रहा ना, समझ में रहा है। तो टीन और शीशा से मिलकर क्या हो रहती है, बनी रहती है कौन, विद्युत फ्यूज। आपका ऑब्जेक्टिव आएगा ये विद्युत फ्यूज निम्नलिखित में से किन किन धातु से मिलकर बनी होती रहती है, रहेगा टीन शीशा, टीन लोहा, या फिर शीशा मैग्नीज, अब ऐसे रहेगा। समझ में आ रहा ना। तो टीन और शीशा रहेगा जहाँ पे मरना। जो फ्यूज दो धातु से मिलकर बना रहता है, टीन और शीशा से। और फ्यूज क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु का मतलब दो चीज़ मिलकर बना हुआ। समझ में आ रहा है। तीसरा में इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, ताकि अधिक धारा आने पर यह फ्यूज जल्दी पिघल जाए। गलनांक क्या होता है, बहुत कम, ताकि जैसे ही इसको थोड़ा सा गर्मी एहसास हो या फिर धारा जैसी आए खत्म हो जाए। चलो आगे चलते हैं। तो कार्य करने की विधि, यानी फ्यूज जो है कैसे कार्य करते हैं। तो मैंने बता दिया कि जैसे ही आएगा परिपथ में धारा तो गल जाएगा। तो इसको बढ़िया से लिखते हैं। देखो, जब परिपथ में समान धारा बहती है, समान का मतलब 220 बह रहा है, 220 मतलब समान है, 220 धारा बहती है, तो फ्यूज सुरक्षित रहता है। अब फ्यूज सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। ठीक है। यदि किसी कारण से अधिक धारा प्रवाहित होती है, अधिक धारा प्रवाहित का मतलब मान लीजिए कि आप घर में कोई काम कर रहे हो और शॉर्ट सर्किट हो गया। समझ रहा ना। जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो धारा का प्रवाह अनंत हो जाता है। समझ रहा ना, धारा का प्रवाह क्या होता है, अनंत। तो अनंत होगा तो यानी धारा प्रबल हो जाएगी। समझ में, धारा प्रबल हो यानी मजबूत हो जाएगी, ज़्यादा मतलब धारा ऐसे आएगी। और जब धारा आएगी यानी शॉर्ट भी हो रहा है तो ज़्यादा प्रतिरोध भी हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिरोध भी हो रहा है, यानी उष्मा भी निकल रहा है। तो करेगा क्या, जैसी एनर्जी उसको जैसी उष्मा उसको मिलेगा, जैसे उसको गर्मी में एहसास होगा, जैसी धारा उसमें ज़्यादा जाएगी वो फट से निकल जाएगी। कौन, फ्यूज। तो जब परिपथ में समान धारा बहती है तो फ्यूज सुरक्षित रहती है। यदि किसी कारण से चाहे ट्रांसफार्मर से तेज हो गया या फिर कुछ भी हो गया, किसी कारण से अधिक धारा प्रवाहित होती है या शॉर्ट सर्किट होती है। समझ में, चाहे तो धारा अधिक प्रवाहित हो, चाहे तो शॉर्ट सर्किट। कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम धारा प्रवाहित होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा होगा तब, या फिर शॉर्ट सर्किट होगा तब होती है तो अत्यधिक उत्पन्न उष्मा के कारण। जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या हुआ, अत्यधिक उष्मा क्या होगा, उत्पन्न होगा। या फिर धारा ज़्यादा आएगा तो अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है। जैसे आप समझो कि आप गैस पे कोई पानी चढ़ा दिए, ठीक है, दूध चढ़ा दी, आप कम करके छोड़ दो, दूध उधियाएगा, लेकिन उसको जैसे ही ज़्यादा कर दोगे एक बाई, फट से गर्म होकर दूध उधियाने लगेगा ना। तो वही बोला कि जैसे ज़्यादा उसको गर्मी, जैसे दूध को क्या कि जैसे ज़्यादा गर्मी महसूस हुआ ऊपर आने लगा, शुरू होने लगा। तो इसको ही फ्यूज को जैसे ही ज़्यादा धारा महसूस होगा, महसूस मतलब धारा में क्या उत्पन्न हो रही है, उष्मा। ठीक है, जैसे ही उसको उष्मा ज़्यादा महसूस होगा, गर्मी ज़्यादा महसूस होगा, फट से टूट जाएगा। समझ आ रहा है ना, कौन, फ्यूज। तो अत्यधिक उत्पन्न उष्मा के कारण फ्यूज गल जाता है। गल का मतलब टूट जाता है, गल जाता है या फिर टूट जाता है। तार के पिघलते ही, तार मतलब कौन, फ्यूज तार के पिघलते मतलब फ्यूज तार को गलते या पिघलते ही परिपथ टूट जाती है। परिपथ टूट जाती है का मतलब परिपथ में जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी परिपथ में लाइन नहीं जाएगा, परिपथ टूट जाती है। और विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है। विद्युत आपूर्ति का मतलब जब परिपथ ही टूट गया, लाइनें टूट गया, यानी यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ था और हम बताए थे कि परिपथ में ऐसे करके और एस, ठीक है, तो यही टूट गया तो क्या हो गया आपका, यहाँ देखो क्या हुआ कि परिपथ टूट गया, यानी अब कनेक्शन टूट गया ना, खत्म हो गया, क्योंकि फ्यूज यहाँ से हट गया तो कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूटने ही और आपूर्ति यानी विद्युत आपूर्ति बंद हो गई, यानी यहाँ से विद्युत इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा नहीं, क्योंकि टूट गया, यहाँ पे आपूर्ति बंद हो जाती है। इस प्रकार फ्यूज आग लगने या उपकरण के खराब होने से बचा लेती है। आग लगने या फिर उपकरण का खराब होने से क्या करती है, बचा लेती है। कौन, फ्यूज। तो फ्यूज कैसे काम किया, यानी फ्यूज यानी परिपथ में अगर कोई लगा हुआ है, कोई परिपथ में लगा हुआ है, कोई विद्युत धारा के लाइन में लगा हुआ है, तो होगा क्या कि सब ठीक है तो वो भी ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर लाइन तेजी हुआ तो लाइन तेजी होगा या फिर शॉर्ट सर्किट होगा तो उष्मा भी ज़्यादा निकलेगा। उष्मा निकला तो उसका गलनांक काम है, इसलिए फट से टूट गया। फट से टूटने के बाद परिपथ में लाइन जाना बंद हो जाएगा
और बंद हो जाएगा तो सब उपकरण और सब कुछ सामान बचल रहेगा, समझ रहे ना। ये इसका ऐसे था, कार्य करने का विधि मतलब कैसे काम करता है। उसके बाद देखना फ्यूज का प्रकार, फ्यूज का प्रकार देखते हैं कौन है, रिवायरेबल, मतलब इसको फिर से एक बार टूटने के बाद फिर से लगा सकते हैं। उसके बाद आता है कार्टिज फ्यूज, ठीक है, कार्टी फ्यूज प्रकार होता है, ठीक है, फ्यूज का प्रकार है, ठीक है, कार्टी फ्यूज अलग होता है, HRC फ्यूज अलग होता है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, कार्टी फ्यूज अलग, HRC फ्यूज अलग है, रिवायरेबल फ्यूज अलग है। इसका मतलब समझ लो कि रिवायरेबल फ्यूज हम घर में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, घर में नॉर्मल यूज़ के लिए, जब भी टूट गया ख़राब हो गया फिर लगाते हैं, जब भी टूट गया लगा, समझ में आ रहा है ना ये चीज़। चलो तो अब चलते हैं यहाँ पे फ्यूज का महत्व है, मतलब फ्यूज का महत्व क्या है। तो फ्यूज का महत्व है कि विद्युत उपकरण की सुरक्षा रखता है, क्या करता है, विद्युत उपकरणों की क्या करता है, सुरक्षा, यानी जो फ्रिज लगा हुआ, टीवी लगा हुआ, AC लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ, उसको क्या करता है, सुरक्षा रखता है। यानी जैसे धारा ज़्यादा आया या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ तो गर्मी के कारण क्या हुआ, टूट गया, तो सब सामान सुरक्षित रहेगा। आग लगने की संभावना कम होती है, जब वो टूट जाएगा तो आग लगेगा नहीं। शॉर्ट सर्किट से बचाव होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब शॉर्ट होने से क्या कर सकता है, बचा सकता है, ये फ्यूज का महत्व। फिर आगे चलते हैं, अभी है कि विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता यानी प्रबलता का मतलब विद्युत धारा अगर तेज हो जाए, सॉरी देखना, विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर, यानी मान ली जाए कि विद्युत धारा ज़्यादा तेज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, जिस तेज हो गया तो उस मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है, उसे फ्यूज या फ्यूज तार का अनुमतांक या क्षमता कहते हैं। पूछेगा फ्यूज की क्षमता क्या है, फ्यूज का क्षमता, क्षमता, तो क्या बोलोगे, फ्यूज की क्षमता क्या है, तो फ्यूज की क्षमता उस क्षमता को कहते हैं कि विद्युत धारा जिस प्रबल मान पे जाते ही फ्यूज गल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज की क्षमता या फिर फ्यूज की अनुमतांक, ठीक है, अनुमतांक। फ्यूज का अनुमतांक या फिर फ्यूज की क्षमता किसे बोलते हैं, फ्यूज की अनुमतांक या फिर फ्यूज की क्षमता उसे कहते हैं जब विद्युत धारा प्रबल हो जाती है, प्रबल होती है, जिस मान पे जाकर विद्युत धारा को फ्यूज को जला देती है, उसको बोलते हैं फ्यूज की क्षमता या फिर अनुमतांक, फ्यूज का अनुमतांक, समझ में आया ना। चलो अब एक चीज़ मैंने बताया कि मान लीजिए कि 5 एम्पियर के फ्यूज लगा हुआ है, कितना एम्पियर का, 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दिए, कुछ बोर्ड है घर में 5 एम्पियर के फ्यूज लगा दिए, तो 5 एम्पियर का फ्यूज का मतलब हुआ, मतलब 5 एम्पियर का फ्यूज का मतलब है कि धारा की प्रबलता कितना होगा, 5 एम्पियर से बढ़ते ही फ्यूज गल जाएगा, तार गल जाएगा। यानी फ्यूज 5 एम्पियर का है, इसका मतलब है कि अगर धारा का मान 5 एम्पियर से ज़्यादा हुआ तो फ्यूज भी टूट जाएगा। फ्यूज का मान है 10 एम्पियर, इसका मतलब कि धारा का मान जैसे ही 10 एम्पियर से ज़्यादा हुआ फ्यूज टूट जाएगा, समझ रहे ना। जितना फ्यूज का मान है उतना ही धारा सह सकता है, समझ रहे ना, उतनी धारा की यानी एम्पियर क्या, धारा की प्रबलता, एम्पियर क्या करा, धारा की प्रबलता, यानी जैसे एम्पियर बढ़ते जाएगा धारा उतना ही तेज होते जाएगा, समझ रहे ना। अगर 20 एम्पियर का धारा आ रहा है तो उसमें 20 एम्पियर का फ्यूज लगाना पड़ेगा, समझ में रहा ना, समझ रहा है, क्योंकि जैसे ही 20 एम्पियर से ज़्यादा धारा हो तो फ्यूज बार टूट जाए, सब कुछ बचल रहे। अगर कोई घर में सब कुछ है, पंखा है, टीवी है, AC है, और 5 एम्पियर की धारा ले रहे हो, कितना ले रहे हो, 5 एम्पियर का, तो फ्यूज कितना लगाओगे, 10 एम्पियर की, 5 एम्पियर की धारा लगा रहे हो, ले रहे हो, 10 एम्पियर की फ्यूज लगाओगे, तो धारा अगर बढ़ भी जाएगी तो फ्यूज पर नहीं टूटेगा, क्या कुछ ज़्यादा हो गया ना, तो कितना कम लेते हैं या फिर उतने बराबर लेते हैं, समझ रहा है ना, उतने, ताकि गर्मी का महसूस होते ही वो फट से टूट जाए और परिपथ में जितना भी लगा हुआ सामान सामग्री सब बचा रहे। तो आपका चैप्टर होता है समाप्त। और ये याद रखिएगा फ्यूज कितने प्रकार का होता है, जो मैंने 3 प्रकार का बताया इस तरीके से। और इस तरीके से आपका विद्युत धारा ख़त्म होता है। और डे 27 में और क्लास 6 में, क्लास 7 में और डे 28 में हम इसका क्वेश्चन आंसर के साथ, अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल के साथ इसका समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।